हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट नीट पर। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑल इंडिया नीट टेस्ट 6 और बायो पोर्शन में डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 101 टू 135। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। और ये सेशन है इस मिशन के तहत पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और ये नॉवल मिशन है मैं मेंटोर डॉक्टर एस पी सिंह सर का। तो आइए इस नॉवल का उसको पूरा करने के लिए सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। Question number 100 first. If we make a carbohydrate which contains 1000 monomeric sugar, तो मोनोमर्स यहाँ पर कितने दिए हुए हैं? 1000 monomeric sugars. How many water molecules are lost during this process and how many glycosidic bond? तो water molecule are lost and glycosidic. तो glycosidic bond जब बनेगा तो इसमें water का loss होगा, मतलब dehydration synthesis, condensation reaction और कंडेंसेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं इसको। तो जब एक ग्लूकोज, सपोज ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, ये अल्फा ग्लूकोज, इसके बाद एक और ग्लूकोज मॉलिक्यूल आया यहाँ पर, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स। तो ये 1 और 4 के बीच में यहाँ पर बॉन्ड बनता है। ये H2O का रिमूवल हो जाएगा, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस माइनस H2O, और ये जो बॉन्ड बनेगा ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो जब दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो मोनोमर्स हैं, इनके बीच में एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो रहा है और एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जितने मॉलिक्यूल्स दिए जाएंगे, जितने मोनोमर्स दिए जाएंगे, उसमें से एक माइनस करना होगा। जब सपोज 3 हो जाए तो 3 जब होंगे यहाँ पर, तो ये यहाँ से H2 हो जाएगा, 2 H2 हो जाएंगे। तो 3 से जितने मोनोमर्स दिए हैं उसमें से एक माइनस, वाटर मॉलिक्यूल्स, टोटल वाटर मॉलिक्यूल्स निकल आएंगे, और जितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो भी जितने मोनोमर्स दिए होंगे उसमें से एक माइनस। तो जैसे यहाँ पर 3 है तो दो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बने और दो वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस हुआ। तो इसी तरह से 1000 मोनोमर्स हैं तो यहाँ पर 999 वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस होगा और 999 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4। 101 is 4. Now we move to another question, question number 102. The next question 102. Select the true statement about nitrogen bases. तो नाइट्रोजन बेसिस के बारे में अगर ट्रू स्टेटमेंट देखा जाए, purines of all nucleic acid are same and pyrimidines may differ. Pyrimidines of all nucleic acid are same and purines may differ. तो purines जो ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है, एडेनिन एंड गुआनिन डबल रिंग स्ट्रक्चर है, और नाइट्रोजन की पोजीशन यहाँ पर होती है 1, 3, 7 एंड 9। pyrimidines जो है ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, pyrimidines आर सिंगल रिंग, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमीन इनके एग्जांपल्स हैं सिंगल रिंग, और यहाँ पर पोजीशन होती है 1 एंड 3। और प्यूरिन्स जो होंगे न्यूक्लिक एसिड्स में सेम होंगे, एडेनिन और गुआनिन। pyrimidines डिफर करते हैं क्योंकि आरएनए में क्या होगा, आरएनए में साइटोसिन और यूरेसिल, और डीएनए में यूरेसिल की जगह पर क्या होगा, थाइमीन। साइटोसिन सेम होगा, थाइमीन यूरेसिल की जगह पर आएगा। तो इस वजह से प्यूरिन्स ऑफ ऑल न्यूक्लिक एसिड, सभी न्यूक्लिक एसिड में सेम होते हैं, बट pyrimidines डिफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 102 का फर्स्ट। pyrimidines of all nucleic acid are same and purines may differ, तो ये गलत हो गया। among purines RNA have uracil and DNA have thymines, तो among purines नहीं, among pyrimidines होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर होगा 102 का फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो 103 में दिया हुआ है सेलुलोज इज ए होमोपॉलीमर, सेलुलोज होमोपॉलीमर है, करेक्ट है ये। इसमें बीटा 14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अभी हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। और ये बीटा 14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके मोनोमर्स होंगे यहाँ पर? ग्लूकोज। तो ये सही है। इन्युलिन इज ए मोनोमर, इन्युलिन जो है ये पॉलीमर है किसका? फ्रक्टोज का। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इन्युलिन इज इन ए पॉलीसैकेराइड चेन नॉन रिड्यूसिंग एंड इज लेफ्ट। तो पॉलीसैकेराइड चेन में लेफ्ट हैंड जो होता है नॉन रिड्यूसिंग है, सही है, और राइट हैंड रिड्यूसिंग होता है। राइट हैंड को रिड्यूसिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप है। फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट होता है, इस वजह से इसे रिड्यूसिंग एंड बोला गया। तो ये सही है। A nucleotide has three chemically distinct parts, ये भी सही है। न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। नाइट्रोजन बेस जब शुगर के साथ मिलता है तो ये न्यूक्लियोसाइड बनता है, और न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट आकर के जुड़ेगा तो न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर तीन कंपोनेंट्स हो गए, इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजन बेस शुगर एंड फॉस्फेट, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर करेक्ट ए सी डी करेक्ट है और बी इनकरेक्ट। तो आंसर होगा करेक्ट पूछा गया ए सी। 103rd is first. Now we move to another question, question number 104. Which of the following statement are correct for catalysis? Correct statement पूछा गया catalysis के respect में। Enzyme can alter its state fitting more tightly around substrate. तो जब सबस्ट्रेट इससे बाइंड करता है एंजाइम से तो इसमें चेंजेस इंड्यूस करेगा, जिसकी वजह से ये एंजाइम जो होता है इससे ज्यादा टाइटली बाउंड होगा, सबस्ट्रेट के बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। एंजाइम कैन ब्रेक केमिकल बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट टू फॉर्म न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम जो होता है ये ब्रेक कर सकता है केमिकल बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट टू फॉर्म न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। तो ये सही है। यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ आएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, ये इसके बॉन्ड टूटेंगे, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, और फिर एंजाइम और प्रोडक्ट्स सेपरेट हो जाएंगे। एंजाइम्स विल बी रिकवर्ड एज सच, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो एंजाइम प्रोडक्ट ब्रेक केमिकल बॉन्ड टू फॉर्म न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, सही है ये। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल कॉम्प्लेक्स, तो ये स्टेबल नहीं है, ये टेम्पररी कॉम्प्लेक्स है, ये गलत हो गया यहाँ पर। एंजाइम रिकवर्ड एज सच आफ्टर कैटालिसिस, एंजाइम जो है वो एज सच ऑब्टेन्ड हो जाएगा आफ्टर कैटालिसिस, ये भी सही है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये सही है और ये सही है। ए बी एंड डी इज करेक्ट। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 104 is 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर प्रोटीन। यहाँ पर इनकरेक्ट मैच बताना है प्रोटीन के लिए। तो बीटा प्लेटेड शीट, बीटा प्लेटेड शीट ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट के फॉर्म में हो सकता है, और इसमें जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर बनेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा जो प्रेजेंट होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। अल्फा हेलिक्स ये भी सही है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, इसमें दो टर्शरी स्ट्रक्चर्स अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन्स के। तो इसका एग्जांपल है जैसे हीमोग्लोबिन, दो अल्फा और दो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, तो ये भी यहाँ पर सही दिया हुआ है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होगा? अमाइनो एसिड की स्ट्रेट चेन, चेन ऑफ अमाइनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स पता करने के लिए, टाइप ऑफ अमाइनो एसिड पता करने के लिए प्राइमरी स्ट्रक्चर हेल्पफुल होगा। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर का ये स्ट्रक्चर नहीं, बीटा प्लेटेड शीट का है। इनकरेक्ट पूछा गया था, इनकरेक्ट मैच यहाँ पर होगा 105 का 4। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स में जो टाइप ऑफ बॉन्ड्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, इसके अलावा यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड,
वंडर वॉल फोर्सेस और आयनिक बॉन्ड्स, ये टाइप ऑफ बॉन्ड्स होंगे जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो 105 का करेक्ट आंसर हुआ फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। अमाइनो एसिड इन बेसिक सॉल्यूशन विल फॉर्म। तो अमाइनो एसिड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये अमाइनो एसिड का ज़्विटराइन CO माइनस, ये जिस pH पर फॉर्म होगा उसे बोलेंगे आइसोइलेक्ट्रिक pH, आइसोइलेक्ट्रिक pH, ये इसी को बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। और अगर इससे pH HN कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो या pH कम हो, अगर HN कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ये HN किससे कंबाइन करेगा, ये इससे आकर के कंबाइन करेगा। मतलब एसिडिक सोल्यूशन अगर लिया गया है तो ये कैटाइन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और अगर बेसिक सोल्यूशन है तो बेसिक सोल्यूशन में OH माइनस यहाँ से HN को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, HN प्लस OH माइनस, ये H2O निकल जाएगा यहाँ से, तो ये NH2 के फॉर्म में रह जाएगा। ये यहाँ पर CO माइनस के फॉर्म में रह जाएगा, ये यहाँ पर NH2 के फॉर्म में आ जाएगा अगर बेसिक है तो। तब ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तब ये एनाइन के फॉर्म में। तो अगर HN कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ये CO माइनस से कंबाइन करता है, ये NH3 प्लस के फॉर्म में रह जाएगा, मतलब कैटाइन फॉर्म में। और अगर बेसिक है, मतलब HN कॉन्सेंट्रेशन कम है या OH माइनस आइन ज़्यादा है, तो ये एनाइन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अमाइनो एसिड विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एनाइन। 106 इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो ये स्ट्रक्चर किसका दिया हुआ है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये फर्स्ट पोजीशन, ये इसकी फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये छः कार्बन। द कंपाउंड इज न्यूक्लियोसाइड कॉल्ड एडिनोसिन। तो ये न्यूक्लियोसाइड नहीं है, मोनोसेक्राइड है। दिस कंपाउंड इज ए न्यूक्लियोसाइड कॉल्ड एडेनिलिक एसिड। एडेनिलिक एसिड न्यूक्लियोसाइड नहीं होता, न्यूक्लियोटाइड होता है, और ये न्यूक्लियोसाइड है भी नहीं, तो ये गलत हो गया। दिस कंपाउंड इज ए न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड एडेनिलिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड तो है बट ये एडेनिलिक एसिड न्यूक्लियोटाइड तो है बट ये न्यूक्लियोटाइड नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। दिस कंपाउंड इज ए टाइप ऑफ मोनोमर। ये कंपाउंड क्या है, टाइप ऑफ मोनोमर है, तो ये सही है। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या होता है, ये मोनोमर है, करेक्ट है। दिस कंपाउंड इज प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल। और ये किस में प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है प्लांट और एनिमल में, तो ये सही है, ये सही है और ये सही है। तो D एंड E इज करेक्ट, ओनली D एंड E इज करेक्ट। तो 107 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। A B C यहाँ पर इनकरेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, अमाइनो एसिड्स मे बी एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। तो सही है, अगर यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा हैं अमाइनो ग्रुप से तो ये एसिडिक होता है। अगर अमाइनो ग्रुप ज़्यादा होंगे, NH2 ज़्यादा होगा तो ये बेसिक। और अगर कार्बोक्सिलिक और अमाइनो दोनों इक्वल हैं तो ये न्यूट्रल। सही है ये। डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर दोज अमाइनो एसिड्स जो हमें डाइट से ऑब्टेन्ड होते हैं, जो हमारी बॉडी खुद बना लेती है, वो होते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, जो हमारी बॉडी खुद बनाती है। और जो डाइट से मिलेंगे वो एसेंशियल। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। एसिडिक अमाइनो एसिड्स के अगर एग्जाम्पल नोट किए जाए तो एसिडिक अमाइनो एसिड होंगे ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड्स के अगर एग्जाम्पल्स नोट किए जाएँ तो हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, ये बेसिक हो गए। और न्यूट्रल के अगर नोट किए जाए तो न्यूट्रल का ग्लाइसिन, एलानिन,
वैलिन और ल्यूसीन, ये सारे न्यूट्रल। और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के अगर एग्जांपल नोट किए जाएं तो वैलिन, आइसोल्यूसिन, फेनिलएनालिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मेथियोनिन, थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफान। तो ये सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, 108 इज 4। दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफाइबल फंक्शन एंड प्ले नोन रोल्स इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, डेवलपमेंट, ग्रोथ, इन सब से रिलेटेड हैं, बेसिक फंक्शन से रिलेटेड हैं, वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में ये वैलिन अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है। तो ये सारे के सारे का ये एसेंशियल रोल है। तो ये ऑल ऑफ दीज, 109 इज फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 110, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इन कम्पिटिटिव इनिबिशन द इनिबिटर मॉलिक्यूल इज नॉट केमिकली चेंज्ड बाय द एंजाइम। कम्पिटिटिव इनिबिटर में क्या होगा, कम्पिटिटिव इनिबिटर में इनिबिशन में जो इनिबिटर मॉलिक्यूल है ये एंजाइम की एक्टिव साइट के लिए compete करता है सबस्ट्रेट से, क्योंकि सबस्ट्रेट के साथ ये स्ट्रक्चरल एनालॉगी शो करेगा। तो एंजाइम की एक्टिव साइट पर आकर के ये बाइंड करेगा। और एंजाइम जो होगा इसमें कोई केमिकली चेंज नहीं करेगा, केमिकल चेंज इंड्यूस नहीं करता है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। इन कम्पिटिटिव इनिबिशन द इनिबिटर मॉलिक्यूल इज केमिकली चेंज्ड बाय द एंजाइम, ये गलत है। ड्यू टू continuously increase in substrate concentration the velocity of enzymatic reaction rises continuously। continuously वर्ड यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ये एक लिमिट तक तो बढ़ती है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम बढ़ाते चले जाएं तो वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन Vmax तक पहुँच सकती है मैक्सिमम, क्योंकि एंजाइम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सबस्ट्रेट से हमेशा कम होंगे। तो सारे के सारे एंजाइम मॉलिक्यूल्स जब ऑक्यूपाई हो जाएंगे, सैचुरेट हो जाएंगे, तब उसके बाद फिर Vmax के आगे ये नहीं बढ़ पाएगा। तो ये कॉन्टिन्यूसली राइज होगा, ये गलत दिया हुआ है। इंस्टेड ऑफ सबस्ट्रेट इफ इनिबिटर मॉलिक्यूल आर अटैच्ड विद एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम देन ए न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ये भी गलत है, क्योंकि जब एक्टिव साइट से ये इनिबिटर मॉलिक्यूल जुड़ेगा तो ये इसको इनएक्टिवेट कर देता है। एंजाइम विल बी इनएक्टिवेटेड। एंजाइम जो होता है वो स्पेसिफिक होगा सबस्ट्रेट के लिए, तो नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये गलत हो गया, ये कॉन्टिन्यूसली की वजह से गलत हो गया, और ये केमिकली चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, दैट इज़ थर्ड, ओनली ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए करेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमैटिक सेल्स। कौन में करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है ड्यूरिंग माइटोसिस। तो माइटोसिस, क्रोमोसोम मूवमेंट, सिनेप्सिस, स्पिंडल फाइबर्स, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। तो सिनेप्सिस क्या है, ये पेयरिंग ऑफ प्रोसेस जिसके द्वारा पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, उसे सिनेप्सिस कहते हैं। और एक इसमें देखने को मिलेगी हमें ये जाइगोटीन में। जाइगो का मतलब हुआ जाइगोटीन, जाइगोटीन में ये पेयर्ड, जाइगोटीन, जाइगो का मतलब होगा पेयर्ड, और ये होगा मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में। तो क्रोमोसोम मूवमेंट तो देखने को मिलेगा, स्पिंडल फाइबर्स का भी फॉर्मेशन हो चुका होता है, और डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस ये कब, ये प्रोफेज ख़त्म होते होते तक, और स्पिंडल फाइबर्स का भी फॉर्मेशन बाय द एंड ऑफ प्रोफेज हो चुका होता है। तो सिनेप्सिस वर्ड जो है यहाँ पे गलत है। 111 इज सेकेंड। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल्स। एवरेज कंपोजिशन, तो यहाँ पर वाटर 70 to 80%,
प्रोटीन होगा 10 to 15%, तो 5 to 7% गलत दिया हुआ है। न्यूक्लिक एसिड होगा 5 to 7%, 2% गलत दिया हुआ है। और कार्बोहाइड्रेट्स 3%, ये सही है। लिपिड्स होंगे 2% और आयंस होंगे 1%। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ 112 का सेकंड। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। पामेटिक एसिड, लिपिड्स, एडेनिलिक एसिड, लिपिड्स, एडेनिन, अमाइनो एसिड, एलेनिन, नाइट्रोजन बेसिस। तो ग्लाइसिन, एलेनिन, सीरीन, ये सब क्या है? ये अमाइनो एसिड्स हैं। एडेनिन एंड गुआनिन, दीज आर नाइट्रोजन बेसिस, प्यूरिन नाइट्रोजन बेसिस हैं। एडेनिलिक एसिड इज ए न्यूक्लियोटाइड, लिपिड गलत दिया हुआ है। और पामेटिक एसिड फैटी एसिड है जिसमें 16 कार्बन्स हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन। तो ये सही है, 113 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 114। चूज द टाइप ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर कैटेगरी जो होगी वो एंजाइम की वो कौन सी होगी? ट्रांसफरेजेस, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है। पहले एस के पास था, वैसे एस के पास, तो यहाँ पर आंसर होगा सेकेंड। आइसोमरेजेस में जो इंटर कन्वर्जन होता है, यहाँ पर पोजिशनल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये जो इंटर कन्वर्जन है वो आइसोमरेजेस हो गए। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सेकेंड। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। यहाँ पर इनकरेक्ट मैच बताना है। एनाफेज में ये स्प्लिटिंग हुई है, ऊपर अपवर्ड पोल की तरफ दोनों मूव कर रहे हैं। क्रोमेटिड सही है। टीलोफेज सही है ये भी। टर्मिनल टीलोफेज में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो चुका है। अर्ली प्रोफेज, ये अर्ली प्रोफेज नहीं है, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। यहाँ पर ये स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो चुका है, स्पिंडल अपरेटस बन चुका है और ये अलाइनमेंट हो रहा है, अलाइनमेंट के लिए ले जा रहे हैं। तो ये होगा ट्रांजिशन टू मेटाफेज। एनसीईआरटी के डायग्राम से ही है। और यहाँ पर मेटाफेज, ये सही है। मेटाफेज में ये इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेज प्लेट पर क्रोमोसोम्स आकर के अलाइन हो जाते हैं with the help of spindle apparatus formed by centrosomes। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इनकरेक्ट पूछा गया था तो थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ज़ैंथोफिल एंड मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ब्लू एंड रेड रीजन की राइट में, ज़ैंथोफिल येलो कलर का पिगमेंट है, सही है। डार्क रिएक्शन ये स्ट्रोमा में होती है और लाइट रिएक्शन ग्रेना में। तो ये मैचिंग सामने ही दी हुई है। तो 16th का सेकंड। ए इज़ फर्स्ट, बी इज़ सेकंड, सी इज़ थर्ड एंड डी इज़ फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट सम आर। मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट सम आर। तो सब क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स हैं ये। और न्यूक्लिक एसिड्स में कौन से? आरएनए में राइबोसोमल आरएनए। और अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो यहाँ पर 23S राइबोसोमल आरएनए। और अगर यूकैरियोटिक सेल है तो 28S राइबोसोमल आरएनए। ये एंजाइम्स का काम करता है और इसीलिए इनको बोला जाता है राइबोजाइम्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा न्यूक्लिक एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118। क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस टेक्स प्लेस इन। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज, ये सेगमेंट इसके पास और ये सेगमेंट इसका, आपस में अदला बदली होगी सेगमेंट्स की। और ये कहाँ पर होता है? ये पैकेटीन स्टेज में होता है। प्रोफेज 1 का पैकेटीन जो है 5 फेजेस हैं उसमें से एक है। और ये मियोसिस 1। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, ऑल। क्रॉसिंग ओवर की स्टार्टिंग भी यहीं पर होती है पैकेटीन में और एंड भी यहीं पर होता है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर
एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है और एंजाइम होता है रिकॉम्बिनेज, और रिकॉम्बिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, इसमें एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है एंड वाइंडिंग भी होती है, प्लस ये इन सेगमेंट्स को जोड़ने का भी काम करेगा, मतलब लाइगेज एक्टिविटी भी होगी। क्वेश्चन नंबर 119 अगर देखें हम लोग तो 119 का करेक्ट आंसर ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? ये ब्रांच चेन पॉलीसेक्राइड। यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर, और जहाँ पर ब्रांचिंग है यहाँ पर बॉन्ड प्रेजेंट होगा अल्फा 1,6 और स्ट्रेट चेन में होगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ग्लूकोज के बीच में, तो ब्रांच चेन पॉलीसेक्राइड है, सही है। सेलुलोज, सेलुलोज में ये प्लांट सेल वॉल में, सही है। काइटिन, काइटिन क्या है? ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड है और ये होमोपॉलीमर होता है। होमोपॉलीमर किसका? एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन का। राइबोज, राइबोज में क्या है? राइबोज शुगर इज प्रेजेंट इन आरएनए, तो यहाँ पर डी का थर्ड। 119 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। ए इज सेकंड, बी इज फर्स्ट, सी इज फोर्थ एंड डी इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, oxygen evolved by the green plant comes from water, not from CO2. This was proved by using, तो ये रेडियो आइसोटोप टेक्निक यूज की गई थी बाय रूबेन एंड कामेन। और यहाँ पर O18 टाइप का यूज किया गया था, और ये कहाँ से आता है? वाटर से, तो रेडियो आइसोटोप टेक्निक। (120) is second. Next question, 121. Select the correct match. करेक्ट मैच यहाँ पर जिंक। जिंक जो है ये कोफैक्टर का काम करता है मेटल आयन कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में ये प्रेजेंट है। हीम ये परऑक्सीडेज में। NADP, NADP क्या है? कोई एंजाइम है ये, और इसमें हाइड्रोजन एक्सेप्टर का काम करता है, और इसमें कंपोनेंट होता है विटामिन दैट इज़ नियासिन। और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ये कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस जैसे सल्फा ड्रग्स। ये फोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। फोलिक एसिड सिंथेसिस इज स्टॉप्ड। तो यहाँ पर A इज सेकंड, B इज थर्ड एंड C इज फर्स्ट एंड D इज फोर्थ, तो आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोड्यूसेस, तो नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम 2 से शुरुआत होती है, और फोटो सिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर जो होगा P680, इससे इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, ये फियोफाइटिन के पास पहुंचेगा, फियोफाइटिन से ये प्लास्टोक्विनोन के पास, प्लास्टोक्विनोन से ये साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, इससे बाद ये प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से फिर ये फोटो सिस्टम 1, और फोटो सिस्टम 1 का जो रिएक्शन सेंटर है P700, यहाँ से ये पहुँचता है आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, इसके बाद ये फाइनली पहुँचता है NADP प्लस के पास FNR के थ्रू। तो ये क्या क्या बनाएगा यहाँ पर? ये ATP बनेगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और NADP2H हाइड्रोजन जब ये एक्सेप्ट करेगा ये चेंज हो जाता है NADP2H में, ये भी। और यहाँ पर फोटो सिस्टम 2 में जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो आते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर से, H2O से। H2O डिसोशिएट होगा 2H आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2, तो ATP, NADPH एंड ऑक्सीजन ये तीनों यहाँ पर ऑब्टेंड होंगे नॉन साइक्लिक में। अगर साइक्लिक होता
तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो वापस यहीं पर आ जाएगा, ये हो जाएगा सिर्फ ATP यील्ड करेगा। तो 122 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैच एंड स्लैक पाथवे इज नोन एज C4 साइकिल बिकॉज C4 साइकिल, क्योंकि यहाँ पर जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो 4 कार्बन का है। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड विच इज ए C4 कार्बन कंपाउंड। द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, गलत है। यहाँ पर प्राइमरी एक्सेप्टर कौन सा होता है, फॉस्फोइनॉल पायरोवेट, ये 3 कार्बन का। ऑल इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स आर C4 कंपाउंड, गलत है। एट वन टाइम 4 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, ये भी गलत। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट हैच एंड स्लैक के लिए सही दिया हुआ है। तो 123 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन। Meiosis is very significant process in sexually reproducing organisms for evolution. Very significant process, सही है ये। Sexually reproducing meiosis increases the genetic variability in the population of organisms from one generation to the next. Variations are very important for the process of evolution. तो सही है ये, meiosis sexually reproducing organism में evolution के लिए भी ज़रूरी है। चेंज यही इंट्रोड्यूस करेंगे, क्रॉसिंग ओवर मेन रीज़न है जिसकी वजह से वेरिएशन यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है। और मियोसिस इंक्रीजेज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट एंड वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो यहाँ पर दोनों ही सही है, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो 124 का फोर्थ। बोथ असर्शन रीज़न करेक्ट एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट 125, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच। यहाँ पर इनकरेक्ट मैच पूछा गया, तो मियोसिस ये वेरिएशन, क्रॉसिंग ओवर, माइटोसिस, टेट्रड, जाइगोटीन एंड मियोसिस रिकॉम्बिनेज। तो मियोसिस में एंजाइम होता है, पैकेटीन में रिकॉम्बिनेज सही है। टेट्रड स्टेज में जाइगोटीन में फॉर्म होती है, क्लियर विजिबिलिटी आती है पैकेटीन में, क्लियरली विजिबल इन पैकेटीन। क्रॉसिंग ओवर कहाँ पर, माइटोसिस, ये गलत है। और मियोसिस में वेरिएशन, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट मैच हो गया यहाँ पर 125 में, आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, द एंजाइम दैट इज़ फाउंड इन C3 प्लांट। C3 प्लांट्स में जो एंजाइम प्रेजेंट है, तो रुबिस्को यहाँ पर C3 C4 सब हर तरह के प्लांट्स में प्रेजेंट होगा। राइबोलोज 1,5 बेस फॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज, इसका डुअल एक्शन है, कार्बोक्सिलेज की तरह भी काम करता है, ऑक्सीजनेज की तरह भी काम करता है। NADP रिडक्टेज, यहाँ पर NADP2H बनेगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, लास्ट स्टेप में यूज़ होगा। ATP सिंथेज भी C3 प्लांट्स में प्रेजेंट, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये थैलाकोइड की मेम्ब्रेन में। और कहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर भी प्रेजेंट है। तो 126 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। यहाँ पर इनकरेक्ट मैच पूछा गया, C4 प्लांट, सॉर्गम सही है, C4 प्लांट में रुबिस्को सही है, C3 साइकिल भी होती है। RUBP, राइबोलोज 1,5 बेस फॉस्फेट, ये 7 कार्बन गलत दिया हुआ है, यहाँ पर कितने हैं, 5 कार्बन कंपाउंड है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये दोनों 3 कार्बन के हैं, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट मैच यहाँ पर कौन सा हो गया, थर्ड, राइबोलोज 1,5 बेस फॉस्फेट, ये कितना होगा, ये 5 कार्बन का कंपाउंड है। तो 127 इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स मतलब जो प्लांट में प्रेजेंट है, तो प्लांट फैक्टर्स,
तो सनलाइट, वाटर, मीजोफिल सेल्स, क्लोरोप्लास्ट, टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंटरनल फैक्टर में दिया, ये गलत है। सनलाइट एक्सटर्नल, वाटर एक्सटर्नल, मीजोफिल सेल्स, नंबर ऑफ लीव्स, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, अरेंजमेंट, ये सब इंटरनल फैक्टर्स में है। तो ये सारा सही है, बस टेम्परेचर वाला ये फोर्थ जो है ये इनकरेक्ट मैच है। तो 128 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, ए शॉर्ट स्टेज बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 इज कॉल्ड। तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में जो स्टेज है उसे बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरफेस, जनरेशन टाइम इज गैप बिटवीन टू सेल साइकिल्स, दो सेल साइकिल्स के बीच का, या जो डबलिंग टाइम होता है इसी को बोलते हैं जनरेशन टाइम। और एस फेज जो है वो सिंथेटिक फेज है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इंटरकाइनेसिस। 129 इज सेकेंड। नेक्स्ट 130, मैच लिस्ट 1 distinguishing features based on chromosomal appearance with stage of meiosis। तो टर्मिनलाइज काइजमेटा, टर्मिनलाइजेशन किस में होता है, ये डाइकाइनेसिस में, टर्मिनल स्टेज। एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स ऑफ क्रोमेटिड्स, ये क्रॉसिंग ओवर, ये किस में होगा, ये पैकेटीन में। सिनेप्सिस, ये होगी जाइगोटीन में। और अपीयरेंस ऑफ काइजमेटा होगा डिप्रोटीन में। तो यहाँ पर करेक्ट मैचिंग होगी, ए इज़ थर्ड, बी इज़ फर्स्ट, सी इज़ सेकेंड। तो 130 का करेक्ट आंसर होगा सेकेंड। डी इज़ फिफ्थ, फोर्थ या फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स बिलोंग टू एनाफेज। एनाफेज में कौन सा होगा, तो सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट क्रोमोसोम एट अपोजिट पोल्स एंड गेन देयर आइडेंटिटी एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स, क्रोमेटिड मूव्स टू अपोजिट पोल। एनाफेज की बात हो रही, तो एनाफेज में अगर एक सेल में 4 क्रोमोसोम थे, माइटोसिस हो रही, तो यहाँ पर ये इसकी स्प्लिटिंग होगी, ये इसकी स्प्लिटिंग। क्रोमेटिड्स जो होंगे ये अपोजिट पोल पर मूव करने लगेंगे। क्रोमेटिड्स जो होंगे वो अपोजिट पोल पर मूव करने लगेंगे। यहाँ पर ये इस पोल पर जाएगा और ये वाले नीचे की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, ये यहाँ पर सही है। सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, क्रोमेटिड सेपरेट होंगे। और क्रोमेटिड्स मूव टू अपोजिट पोल, ये भी सही है। क्रोमोसोम एट अपोजिट पोल्स एंड गेन देयर आइडेंटिटी एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स पे पहुँचते हैं कब, टीलोफेज में। और ये गेन देयर आइडेंटिटी एज डिस्क्रीट एलिमेंट नहीं है, लूज देयर आइडेंटिटी एज डिस्क्रीट एलिमेंट। तब ये किसके लिए सही होता, ये टीलोफेज के लिए। तो यहाँ पे एनाफेज की बात हो रही, तो बोथ 1 and 3, फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, द स्मॉलेस्ट स्टेज इन एम फेज ऑफ सेल साइकिल। तो यहाँ पे सबसे छोटा होता है एनाफेज। सीक्वेंस है प्रोफेज, टीलोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज। एनाफेज इज स्मॉलेस्ट। 132 इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, टेट्राड इज मेड अप ऑफ। तो टेट्राड की अगर बात करें तो ये 4 क्रोमेटिड्स होंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर होगा, 2 क्रोमोसोम्स होंगे, तो इसको बाइवेलेंट बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम। और इसको क्रोमेटिड्स के बेसिस पर हम लोग टेट्राड बोलते हैं। फॉर्मेशन इसका होगा जाइगोटीन में। जाइगोटीन स्टेज में फॉर्मेशन और क्लियर विजिबिलिटी अगर टेट्राड की पूछी जाएगी तो वो आती है, क्लियर विजिबिलिटी होगी पैकेटीन में। तो 4 होमोलोगस क्रोमोसोम विद 4 क्रोमेटिड्स, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम ईच विद 2 क्रोमेटिड्स। ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। 133 का सेकंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एनिमल सेल्स ड्यूरिंग विच फेज द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। तो सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन हो, डीएनए का रेप्लिकेशन हो, या हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस, ये सारे काम होंगे एस फेज में। हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस इन एस फेज, इसके बाद सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन, ये भी एस फेज में, और एस फेज में ही डीएनए का रेप्लिकेशन। ये 3 इवेंट्स होंगे एस फेज में। तो 134 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। प्लॉइडी ऑफ सेल एट एस फेज विल बी डबल ऑफ G1 phase. Ploidy of cell at S and G1 phase will remain same. Ploidy of cell at S phase will be half of G1 phase. तो G1 phase और S phase में प्लॉइडी में कोई अंतर नहीं आता है। S phase में DNA कंटेंट डबल हो जाता है, मतलब C वैल्यू जो होगी वो डबल हो जाएगी, 2C से 4C हो जाएगा। अगर G1 में 2C है तो S phase में 4C। प्लॉइडी जो होगी वो सेम रहेगी, प्लॉइडी विल रिमेन सेम। करेक्ट आंसर यहाँ पे 135 का सेकंड। सो दिस इज ऑल आई हैड फॉर यू, थैंक यू। नाउ फर्दर डिस्कशन विल बी कैरिड बाय एलिस सर, थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, क्या आप लोगों ने आगे के अभी तक के क्वेश्चंस देख लिए हैं? और अभी तक आपने सेलेन सर के साथ 101 से 135 तक क्वेश्चन देख लिए हैं। 136 से 170 तक मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, और ये है डिस्कशन आपका ऑल इंडिया नीट जो टेस्ट हो रहा है उसका नंबर 6, उसका हम डिस्कशन करा रहे हैं। तो देखिए 136 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बात निकालनी है बेटा, देखो निकाल लोगे कि नहीं, चलिए जल्दी से देखते हैं। लिखा हुआ है कि स्टेज बिटवीन 2 माइटोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरफेज। 2 माइटोटिक डिवीजन के बीच के गैप को हम इंटरफेज कहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। बट एक मियोसिस में मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच के गैप को इंटरकाइनेसिस कहते हैं, याद रखना। फिर लिखा हुआ मियोसिस 2 इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। बात ये सही है, लेकिन अगर यहाँ पर साइटोकाइनेसिस 1 होता तो और अच्छा बात थी। हम आपसे कहें मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 शुरू होगा, लेकिन पहले कैरियोकाइनेसिस 1 होगी, फिर साइटोकाइनेसिस 1, फिर देन मियोसिस 2 शुरू होगी, जिसमें पहले होगा कैरियोकाइनेसिस 2 और फिर होगा साइटोकाइनेसिस 2। तो अगर साइटोकाइनेसिस की बात कर रहे हैं, ये भी बात सही है, कोई दिक्कत नहीं। लिखा हुआ है कि द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2। तो आप मुझे बताइए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होती है प्रोफेज 2 में या फिर डिसअपियर होगी? ये वाली बात बताइए, डिसअपियर होगी या रीअपियर होगी, क्या आप समझ पाए? तो रीअपियर नहीं होती यहाँ पर प्रोफेज के केस में डिसअपियर होती है बेटा। तो यहाँ पर ये आप डिसअपियर लिखेंगे तो बात सही बनेगी। तो ये आपके पास हो गया गलत बात, ठीक है। उसके अलावा डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, और साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन कहाँ होता है? तो वो आपको डिप्लोटीन में ही होता है। और इस दौरान होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पर ऐंठन है जेनेटिक मटेरियल की, वो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देने लग जाती है। तो कहा जाता है चियाज़मेटा आर बेस्ट सीन एज अ एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर। कौन सी स्टेज है वो प्रोफेज 1 की? तो वो है डिप्लोटीन। तो आपके पास इसमें से कौन सी बात गलत है? तो मुझे लग रहा है सिर्फ सी गलत है। आंसर आपके पास थर्ड बनना चाहिए। आंसर क्या बन जाएगा बेटा? थर्ड बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल डुप्लीकेट्स अकर्स इन। तो कहा जाता है कि ज्यादातर सेल ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन G1 फेज में हो जाता है, लेकिन लार्ज सेल ऑर्गेनेल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जैसे लार्ज सेल ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन G2 फेज में होता है, और मोस्ट ऑफ दी सेल ऑर्गेनेल का जो डुप्लीकेशन हो जाता है वो G1 फेज में होता है। आंसर फर्स्ट हो जाएगा। एस फेज में क्या होता है? डीएनए का डुप्लीकेशन या फिर कहें रेप्लिकेशन, और यहाँ पर सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, और स्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस भी होती है। G2 में आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस बोली जाए, ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस बोली जाए, और आपके पास एम फेज में डिवीजन होगा।
तो आंसर तो इसका फर्स्ट ही होगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1, द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन मियोसिस 2। बिल्कुल गलत बात, मियोसिस 2 में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, ये तो मियोसिस 1 में होती है। और मियोसिस 1 के भी आपके पास कैरियोकाइनेसिस 1 में होती है, और कैरियोकाइनेसिस 1 में भी प्रोफेज 1 में होती है, और प्रोफेज 1 की भी बात करी जाए तो ये होती है पैकाइटीन में। कहाँ होती है? पैकाइटीन में। इतनी बात याद रखिएगा, ये वाली बात गलत हो गई। फिर लिखा है द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर रिक्वायर्ड फॉर वेरिएशन। यहीं पर होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में जीन का एक्सचेंज है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज है, उसी की वजह से हमारे वेरिएशन आता है हमारे पास। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो ये वाली बात सही है। तो एक स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत है। तो क्या आंसर आपके पास पहला गलत और दूसरा सही, क्या आंसर थर्ड बनेगा? मेरे हिसाब से तो थर्ड ही है, आपके हिसाब से भी वही होना चाहिए। अगला देखिए, ड्यूरिंग माइटोसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपीयर कब होता है? तो देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब चीजें डिसअपीयर हो रही हैं आपके लेट प्रोफेज में, ये कब डिसअपीयर होता है? लेट प्रोफेज में। लेकिन आपके पास ये बात याद रखना, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, क्लियर कट डिस्टिंक्ट हम बातें नहीं कर सकते। इसी वजह से कोई चीज अगर कोई बुक लेट प्रोफेज में बोल रही है तो हो सकता है अगली बुक अर्ली मेटाफेज में बोले। तो ये चूंकि लेट प्रोफेज में है, तो मैं इसके अलावा अगर मैं कोई और ऑप्शन चुनना चाहूंगा तो अर्ली मेटाफेज भी चुन सकता हूं। ठीक है, तो आप देखिए ये अर्ली प्रोफेज में तो काम नहीं है, लेट एनाफेज में नहीं है, अर्ली मेटाफेज मुझे सही आंसर लग रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। और क्लियर कट डिसइंटीग्रेशन हो जाए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का तो इसे साइन मानते हैं कि मेटाफेज शुरू हो गया है। आगे देखिए, लिखा हुआ इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कुछ ऑर्गेनिज्म में अगर कैरियोकाइनेसिस हो और उसो साइटोकाइनेसिस ना हो तो रिजल्ट के तौर पर क्या होगा? भैया न्यूक्लियस डबल हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगी, और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को हम सिंसाइशियम कहते हैं। लिखा हुआ यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगी, बात गलत है। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंसाइशियम। ठीक है, और लिक्विड एंडोस्पर्म इन मैंगो, तो लिक्विड एंडोस्पर्म में सिंसाइशियम कंडीशन तो होती है, लेकिन वो मैंगो में नहीं, वो तो कोकोनट में होगी। किसमें होगी? कोकोनट में। तो सही जवाब आपको देना है, तो बताइए कि गलत दिया हुआ है, कैरियोकाइनेसिस नहीं। यहां पर रिजल्ट के तौर पर आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? आप बताइए 140 का आंसर क्या हो जाएगा? 140 का आंसर आपके पास देखिए कि भाई यहां पर कहां पर फॉलो नहीं करेगा, तो आंसर सेकंड बन गया, सीधे से सेकंड बन गया। सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो आपके पास सेकंड और थर्ड नहीं बनेगा, सिर्फ सेकंड बनेगा। आगे, some of the cells remain metabolically active, however they do not appear exhibit proliferation. Which of the following options represents the stage at which cell enters into non-dividing phase? कह रहे हैं एक सेल remain metabolically एक्टिव तो है, लेकिन उसने डिवीजन छोड़ दिया है। तो अगर वो सेल डिवीजन छोड़ देगी तो कौन से फेज में जाएगी? तो वो उस फेज का नाम होता है क्वाशिएंट स्टेज। और क्वाशिएंट स्टेज की जब बात करी जाए तो यहां पर इसी को हम कहते हैं क्यू नॉट फेज। क्या फेज? क्यू नॉट फेज कहते हैं। यहां पर सेल जो है ना डिफरेंशिएशन के बाद चली जाती हैं, लेकिन कुछ सेल ऐसी भी होती हैं जो डिफरेंशिएशन को तोड़कर डी डिफरेंशिएशन में आकर दोबारा से डिवीजन शुरू कर देते हैं, जैसे कि पैरेन्काइमा। तो इस स्टेज का नाम पूछा है तो आंसर G0 होगा, G1 नहीं, G2 नहीं, S नहीं। आंसर आपके पास फर्स्ट बन जाएगा 41 का। आगे, ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर अटैच टू द क्रोमोसोम एट द रीजन इज कॉल्ड। भैया सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर पर प्रेजेंट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर काइनेटोकोर से जुड़ते हैं। तो यहां पर स्पिंडल फाइबर अटैच टू द क्रोमोसोम एट द रीजन इज कॉल्ड क्रोमोसेंटर नहीं, काइनेटोकोर सही है, सेंट्रियोल नहीं और क्रोमोमियर नहीं। आंसर आपके पास काइनेटोकोर हो जाएगा। और काइनेटोकोर की संख्या 2 होती और
माइटोसिस के एनाफेज में ये स्पिंडल फाइबर दोनों काइनेटोकोर से जुड़े होते हैं, तभी सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग माइटोसिस के एनाफेज में दिखाई देगी। एनाफेज 1 में एक ही काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर जुड़ा होता है, जिससे अपोजिट पोल पर जाने पर आपके पूरे 2 क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर जाएगा, सिंगल क्रोमेटिड वाला नहीं, वहां पर सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होगी। मियोसिस सेल डिवीजन अकर्स इन, तो मियोसिस सेल डिवीजन कहां होगा? डिप्लॉइड जर्मिनल सेल इन एनिमल्स, यस बिल्कुल। मेल गैमेट बिल्कुल नहीं, मेल गैमेट को बनाने वाली माइक्रोस्पोर मदर सेल में होता है और फीमेल गैमेट में नहीं होता, तो आपके पास मेगा स्पोर मदर सेल में हो सकता है, इसे हम पहले वाले को पॉलन मदर सेल भी कहते हैं। तो आपके पास आंसर सिर्फ फर्स्ट होगा। मियोसिस कहां देखने को मिलेगी? डिप्लॉइड जर्मिनल सेल इन एनिमल। याद आया? गुड। अगला देखिए, लिखा हुआ है स्टेटमेंट में सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ओनली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। गलत बात, चाहे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, ग्रोथ जो है वो सेल डिवीजन से ही होती है। ये वाली बात गलत हो गई, नॉट लिखकर उन्होंने गलत कर दिया। सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेजेस, ये बात सही है। पहली फेज को नाम हम देते हैं इंटरफेज, जिसे हम कहते हैं ग्रोथ फेज, और दूसरी फेज जिसका नाम है एम फेज, जिसे हम कहते हैं माइटोटिक फेज। तो आपके पास एक स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही, और आंसर ऐसे बन जाता है थर्ड। 144 का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। आगे देखिए, स्टेटमेंट फिर से दिया हुआ है, अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ मियोसिस इज सेल रिपेयर। बिल्कुल गलत है, यहां पर मियोसिस नहीं होना चाहिए, यहां पर माइटोसिस होना चाहिए। माइटोसिस के 3 काम, ग्रोथ, रिपेयर और रीजनरेशन। मियोसिस से सेल रिपेयर नहीं होती, वो तो गैमेट बनाती है, गैमेट में मियोसिस होता है, मियोसिस बनाने के दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है और जीन के नए कॉम्बिनेशन मतलब रिकॉम्बिनेशन होता है, जो वेरिएशन के लिए जरूरी है। और मियोसिस का सिग्निफिकेंट होता है कि वो आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम को जनरेशन आफ्टर जनरेशन मेंटेन करके रखे। माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑफ प्लांट, तो बिल्कुल सही है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पाई जाने वाली सेल डिवीजन करती है, और डिवीजन करके कौन सी सेल बनाएंगी? आपके पास माइटोटिक डिवीजन करेंगी और नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाएंगी। एक स्टेटमेंट सही, दूसरा गलत। नहीं, पहला गलत, दूसरा सही। आंसर फिर से थर्ड है। 145 का आंसर फिर से थर्ड है बेटा, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है माइटोटिक सेल डिवीजन अकर्स इन। माइटोटिक सेल डिवीजन कहां होगा? डिप्लॉइड सोमैटिक सेल में माइटोटिक डिवीजन होगा, बिल्कुल हो जाएगा। टीएमवी वायरस होगा, जब सेल ही नहीं तो सेल डिवीजन किस बात का? ये भी वायरस है, ये भी आपके पास सेल ही नहीं तो सेल डिवीजन किस बात का? ये भी आपके पास प्रायोन्स है, ए सेलुलर स्ट्रक्चर है, यहां पर भी नहीं। बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल इन प्लांट्स, ये भी हो जाएगा। आंसर ए और ई होगा, आंसर फर्स्ट पर गया। बढ़िया क्वेश्चन था। 146 का आंसर होगा फर्स्ट, ए और ई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? लिखा हुआ है विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट टीलोफेज। याद रखिएगा, प्रोफेज के जस्ट अपोजिट फेज होती है टीलोफेज। लिखा हुआ है न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल अराउंड द क्रोमोसोम। बिल्कुल सही है कि यहां पर न्यूक्लियर एनवेलप आ जाएगा, रीअपियर हो जाएगा। फिर लिखा न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ER जैसे सेल ऑर्गेनेल रिफॉर्म हो जाएंगे, रीअपियर हो जाएंगे। सही बात है। क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट पोल्स, ये भी बात सही है, और तभी न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगा, 2 न्यूक्लियस बनेंगे। क्रोमोसोम अरेंज एट इक्वेटर, ये बात गलत है, ये बात मेटाफेज के लिए सही है। ये बात मेटाफेज के लिए सही है, टीलोफेज के लिए नहीं। आंसर ए बी सी सही है, आंसर थर्ड बनेगा। आंसर थर्ड बनेगा ए बी सी। ओके बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है बच्चा। देखो, लिखा हुआ है सिंपल प्रिकर्सर ऑफ मिडिल लैमेला इज सेल प्लेट। सेल प्लेट साइटोकाइनेसिस प्लांट में पाई जाती है, और वो सेंटर से शुरू होकर पेरिफेरल जाती है, सेंट्रीफ्यूगल टाइप की साइटोकाइनेसिस होती है, और उसमें जो फ्रैग्मोप्लास्ट होता है, जिसे हम सेल प्लेट भी कहते हैं, वो प्रिकर्सर होता है मिडिल लैमेला का। तो ये बात बिल्कुल सही। फिर लिखा हुआ एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनेल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 डॉटर सेल, ये बात सही है। और ये बात किसके लिए सही है? ये बात कर रहा है साइटोकाइनेसिस की। फिर लिखा हुआ इन एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
तो फरो का फॉर्मेशन एनिमल साइटोकाइनेसिस में होता है, इसी को हम क्लीवेज साइटोकाइनेसिस कहते हैं, और ये पेरिफेरी से शुरू होकर सेंटर में खत्म होता है। इस तरह से हम सेंट्रीपिटल साइटोकाइनेसिस भी कह सकते हैं एनिमल की साइटोकाइनेसिस को। मुझे ये सारे ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहे हैं, आंसर ऑल होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। आगे देखिए अगला लिखा हुआ C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स प्लाज्मोडेस्माटा आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट ऑफ। तो आपने दो सेल्स पढ़ी होंगी, एक बंडल सी सेल और एक मीजोफिल सेल। बंडल सी सेल और मीजोफिल सेल के बीच में ये पाया जाएगा प्लाज्मोडेस्माटा, और प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या होता है? यहाँ पर CO2 जब PEP से बाइंड करता है तो पहला आपके पास 4 कार्बन का कंपाउंड बनता है, 4 कार्बन का एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये बदलता है मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में, ये भी 4 कार्बन का होता है, और 4 कार्बन का एसिड अब आ जाता है बंडल सी सेल में। ये बंडल सी सेल है, ये मीजोफिल सेल है, और यहाँ पर मैलिक एसिड जो 4 कार्बन का होता है उसका वो बदल जाता है पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड 3 कार्बन का होता है। यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन हुआ है, इस CO2 को रुबिस्को को दे दिया गया, और कैल्विन साइकिल के द्वारा वो क्या बना लेगा? वो बना लेगा शुगर, और पायरुविक एसिड बंडल सी सेल से कहाँ चला जाएगा? मीजोफिल सेल में। ये पूरा तरीका है। C4 एसिड फ्रॉम मीजोफिल सेल टू द बंडल सी सेल, सही बात है। C4 एसिड फ्रॉम बंडल सी सेल टू मीजोफिल सेल, गलत बात। C3 एसिड मीजोफिल सेल से बंडल सी सेल, गलत। C3 एसिड जो होता है बंडल सी सेल से मीजोफिल सेल जाएगा, ये बात सही है। आंसर ए और डी सही है। 149 का फर्स्ट सही है। आगे देखिए अगला लिखा हुआ एसर्शन और रीजन को गौर से सुनिएगा। एसर्शन लिखा है C4 प्लांट्स मोर एफिशिएंट होते हैं देन द C3 प्लांट। बिल्कुल बात सही है। क्यों होते हैं? रीजन बताइए। मोर एफिशिएंट इस वजह से क्योंकि C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन को टोटली अवॉइड कर देते हैं और होने नहीं देते। इन C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट एंड मोर CO2 फिक्सेशन देन द C4 प्लांट। बिल्कुल रीजन सही है। आंसर आपके पास करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, आंसर हो जाएगा 4th। ठीक है बेटा, आंसर क्या हो जाएगा? 4। अगला बताइए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ इन द C4 प्लांट व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ATP? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ATP यूटिलाइजेशन इन द मीजोफिल एंड बंडल शीथ सेल रेस्पेक्टिवली। तो आप मुझे बताइए मीजोफिल सेल में क्या होता है? मीजोफिल सेल की बात करी जाए तो इस सेल में, मीजोफिल सेल में होता है रीजनरेशन ऑफ PEP, और रीजनरेशन ऑफ PEP में आपको कितने PEP रीजनरेट करने? 6। उसके लिए मुझे कितने ATP चाहिए? 12। और जबकि बंडल शीथ सेल में क्या चल रहा है? बंडल शीथ सेल में चलती है आपके पास कैल्विन साइकिल, और कैल्विन साइकिल के दौरान आपके पास 2 स्टेप होते हैं। 2 स्टेप जहां पर ATP का खर्चा होता है, एक आपका रिडक्शन और दूसरा होता है रीजनरेशन। अगर टोटल ATP की बात करी जाए तो यहाँ पर कितने ATP होंगे? 18। अगर इसका रेशियो निकालें तो आप देखिए 6 दूना 12 और 6 18, रेशियो आ जाएगा 2:3 रेस्पेक्टिवली। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा बेटा। आंसर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, आसानी से देखिएगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन, कंडीशन नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। भैया वो फैक्टर के पूछना चाह रहा है कि कौन कौन से फैक्टर आपके फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। तो लाइट सुटेबल टेम्परेचर करता है, बिल्कुल करता है। क्लोरोफिल एंड वाटर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है। ये सारे फैक्टर्स करते हैं। और आपको पता है इसमें से आपके पास 4 फैक्टर एक्सटर्नल होते हैं, जिसमें नाम आता है आपके पास सनलाइट का, CO2 का, आपके पास टेम्परेचर का और वाटर का। बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो फैक्टर इंटरनल फैक्टर कहलाते हैं, जैसे कि लीव्स का साइज हो गया, नंबर हो गया, आपके पास उनका अरेंजमेंट हो गया, मतलब ओरिएंटेशन हो गया, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल हो गया, मीजोफिल सेल हो गई, क्लोरोप्लास्ट हो गया, और इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन हो गया। तो आप बात समझिएगा कि वो आपके प्लांट्स के जेनेटिक्स पर डिपेंड करेंगे और वो प्लांट फैक्टर कहलाते हैं। इसमें तो सारी कंडीशन नेसेसरी है आपके रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को मेजर करने के लिए। आगे देखिए अगला आपके पास क्या है। अगला आपके लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर सिमिलर। आपको कौन कौन से फीचर हैं जो सिमिलर हैं किसके किसके बीच? बिटवीन नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखिए नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस, तो देखिए नॉन साइक्लिक में
ATP भी बनता है और साथ में NADPH2 भी बनता है। यहाँ पर साइक्लिक में ओनली ATP का फॉर्मेशन होगा। तो आप देखिए नंबर ऑफ ATP प्रोडक्शन तो दोनों में हो रहा है, ये वाली बात सही है, लेकिन नंबर ऑफ ATP प्रोडक्शन, ATP जो है, आप ये बात को समझिएगा, सिमिलर की बात करी जाए तो ATP यहाँ पर बनते हैं कितने, यहाँ पर बनते हैं 12 और यहाँ पर बनते हैं 6। यहाँ पर नंबर ऑफ ATP की बात करी गई है तो ये बात गलत हो गई। ATP का प्रोडक्शन बात सही है, ATP का प्रोडक्शन बात सही है, ATP दोनों में प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन सिमिलर बात बतानी है ATP और NADPH2 प्रोडक्शन, ये भी बात नहीं होगी क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ नॉन साइक्लिक में, सिमिलर नहीं है। नंबर ऑफ NADPH प्रोडक्शन, ये भी बात नहीं है आपके पास, ये सिर्फ नॉन साइक्लिक में होगा। एक ही बात सही है, ओनली बी, तो आंसर सेकंड सही है, ओनली बी। गौर से देखिएगा बेटा, ओनली बी आंसर आएगा। कैसा आएगा? ओनली बी, सेकंड आंसर बनेगा। ठीक है, आगे देखिए अगला आप देखिए, एक फिगर बना हुआ है और आपको इस फिगर को पहचानना है, और ये फिगर किसका है? हमें तो देखो ये दिख रहा है, आप इस बात को गौर से देखना, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ये तो आपके पास ग्लिसरॉल हो गया, और इस ग्लिसरॉल से जुड़ा है पहला फैटी एसिड, ये है दूसरा फैटी एसिड। इसका मतलब ये ट्राइग्लिसराइड का डेरिवेटिव है जिसमें तीसरा फैटी एसिड हटकर पहले जुड़ा है फॉस्फेट और फिर जुड़ा है कोलिन ग्रुप। इसका मतलब ये है कि ये एक तरह का फॉस्फोलिपिड है। क्या है? फॉस्फोलिपिड। और ऐसा फॉस्फोलिपिड जिस पे लेसाइथिन जुड़ा होता है, लेसाइथिन मतलब सॉरी कोलिन ग्रुप लगा होता है, कोलिन ग्रुप लगा होता है, तो ऐसे फॉस्फोलिपिड को हम लेसाइथिन कहते हैं। क्या कहते हैं? लेसाइथिन। और ये लेसाइथिन नाम का फॉस्फोलिपिड पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन में। कहाँ पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। चलिए देखिए, दिस इज कंपाउंड अ टाइप ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन बिल्कुल नहीं है। फिर लिखा हुआ है दिस कंपाउंड इज अ टाइप ऑफ लिपिड, बिल्कुल है। और लिपिड में भी सिंपल लिपिड नहीं है, ये है कॉम्प्लेक्स या फिर कॉन्जुगेट लिपिड, जिसमें लिपिड के साथ साथ नॉन लिपिड पार्ट भी होता है, ये कॉम्प्लेक्स लिपिड है। आगे लिखा हुआ है दिस कंपाउंड इज अ टाइप ऑफ कोएंजाइम, नहीं, दिस कंपाउंड इज प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, ये बात सही है। तो आपके पास बी और डी सही है, और बी और डी सही है तो आंसर फर्स्ट बन जाएगा। आंसर फर्स्ट बन जाएगा 154 का, यस और नो? 154 का आंसर 1 बन जाएगा, बी और डी बात सही है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लिखा इन C4 प्लांट इनिशियल एंड फाइनल CO2 फिक्सेशन। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है ये भाई साहब। C4 प्लांट में इनिशियल CO2 फिक्सेशन कहाँ होता है और फाइनल CO2 फिक्सेशन कहाँ होता है, और ये बात पूछ रहा है सेल को लेकर। तो C4 प्लांट में इनिशियल CO2 फिक्सेशन होता है मीजोफिल सेल में। पहले आप C4 प्लांट में देखिएगा 2 बार CO2 का फिक्सेशन होता है। इनिशियल CO2 फिक्सेशन होता है मीजोफिल सेल में, और बंडल सी सेल में होता है दूसरा CO2 का फिक्सेशन। लेकिन याद रखना कि भाई आपको 2 जगह CO2 का फिक्सेशन जरूर दिख रहा है, लेकिन कैल्विन साइकिल कहाँ चलेगी? बंडल सी सेल में। ग्लूकोज का फॉर्मेशन कहाँ होगा? बंडल सी सेल में। लेकिन मीजोफिल सेल में CO2 का फिक्सेशन होकर वो 4 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड बनाएगा, नाम होगा मैलिक एसिड। उससे पहले बनेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और फिर वो कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में। तो वो पूछ रहा है, पहला हम लिखेंगे मीजोफिल, दूसरा बंडल सी सेल, फिर हम लिखेंगे रेस्पेक्टिवली। तो आपके पास पहला बंडल सी सेल लिखा, यहाँ गलत हो गया, ये वाली बात सही है, ये वाली बात गलत। आंसर आपके पास सेकंड बना होगा। 155 का सेकंड बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। 155 का क्या आ जाएगा बेटा? सेकंड आ जाएगा। आगे देखिए अगला लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट आर नॉट इन्वॉल्व इन एक्सपेरिमेंट दैट लेड टू ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की ग्रेजुअल डेवलपमेंट हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए कौन सा ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनका पार्टिसिपेशन नहीं है? मैं तो कह रहा हूं फोटोसिंथेसिस को है, मतलब जो अर्लियर साइंटिस्ट थे उनमें 2 3 4 5 नाम तो चलो मैं लिख देता हूं, हम नहीं 5 लिख देते हैं। पहला आपके पास था जोसेफ प्रिस्टले। प्रिस्टले ने काम किया था, प्रिस्टले ने आपको बेल जार एक्सपेरिमेंट, मिंट एंड माउस एक्सपेरिमेंट दिया था, है ना, ऑक्सीजन की डिस्कवरी की बात है। फिर इंजन हॉज की बात करी जाए तो इन्होंने कहा था कि भैया सेम सेटअप यूज किया था प्रिस्टले का, और कहा था कि जो बात कह रहे हैं आपके प्रिस्टले साहब,
तो वो बात प्लांट जो होते हैं प्यूरिफाई करते हैं एटमॉस्फेयर को, जो डैमेज कर दी जाती है कैंडल मतलब बर्निंग कैंडल्स के द्वारा और ब्रीदिंग के द्वारा, उसे प्योर करने का काम करते हैं। लेकिन ये काम सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं, ये बात इंजनॉज ने की। फिर आए जूलियस वॉन सेक्स, उन्होंने एविडेंस दिया कि प्लांट जो खाना बनाते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में और स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में। फिर आए टी.डब्ल्यू. एंगलमैन, और टी.डब्ल्यू. एंगलमैन की बात करी जाए तो उन्होंने ये कहा कि सारी लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, ओनली विजिबल लाइट के 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में ही फोटोसिंथेसिस आपको देखने को मिलती है, और इसी को हम कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, मतलब PAR। और इसमें कहा गया था कि भैया इन्होंने क्लैडोफोरा का यूज करके और एरोबिक बैक्टीरिया का यूज करके जब लाइट को प्रिज्म का यूज करके स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में तोड़ा तो उन्होंने सबसे पहले रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को भी ऑब्जर्व किया, और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को निकालना एक्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो पहली बार एक्शन स्पेक्ट्रम को बताने वाले साइंटिस्ट एंगलमैन थे, जिन्होंने क्लैडोफोरा का यूज करके ये बताया कि भाई रेड और ब्लू रीजन में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है देन द ग्रीन रीजन। और फिर आए CV वॉन नील, है ना, कॉर्नेलियस वॉन नील की बात करी जाती है, और ये जो है वो आपके पास केमिकल एस्पेक्ट देते हैं, आपके केमिकल रिएक्शन बता देते हैं फोटोसिंथेसिस की। तो जैकब एंड मोनट का काम लैक ओपेरॉन में है, फोटोसिंथेसिस में नहीं है। पॉल एरलिच ने दी थी रिवेट पोपर हाइपोथेसिस, लेकिन फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड नहीं है। वॉन नील है, जूलियस वॉन सेक्स है, विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन दिया था, लेकिन फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कुछ काम नहीं है। तो आप मुझे बताइए इसमें आंसर क्या हुआ है कि भैया नॉट इन्वॉल्व लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, नॉट इन्वॉल्व। तो कौन कौन इन्वॉल्व नहीं है, A, B और E। A, B, E आंसर थर्ड बनेगा। आंसर क्या बन जाएगा, थर्ड बन जाएगा बेटा। कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 157, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू C4 प्लांट। कितनी बातें सही हैं और किसका रेफरेंस है, C4 प्लांट का। लिखा हुआ है पेप्केज एंजाइम मीसोफिल सेल में होता है, बिल्कुल सही है। PEP 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये बात गलत है, क्योंकि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एसिड 3 कार्बन कंपाउंड होता है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है C4 प्लांट में, ये बात सही है। और कैल्विन पाथवे टेक्स प्लेस इन मीसोफिल सेल C4 प्लांट में, ये बात गलत है, क्योंकि बंडल C सेल में होगा। तो आप बताइए कितनी बातें सही है। बात है सिर्फ A और C सही है, और A और C सही है तो सिर्फ 2 बातें सही हैं, और 2 बातें सही हैं तो आंसर 4 बनेगा। 157 का 4 बना कि नहीं बना बेटा बताओ जल्दी से। मेरे हिसाब से 157 का 4 बन जाएगा, यस और नो। 157 का 4 बना है कि नहीं बना बेटा, मेरे हिसाब से तो बन गया होगा। 157 का 4 एक बार 1 सेकेंड में देख लेता हूं 157 का 4 है कि नहीं। 1 सेकेंड, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। पेप्केज एंजाइम मीसोफिल सेल में होगा, ठीक है। PEP 4 कार्बन का कंपाउंड नहीं होता, 3 का होता है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अरे प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर नहीं होता ये तो बनता है। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर तो PEP होता है, तभी हम क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है। और आंसर आपके पास 4 नहीं हो जाएगा, अब आंसर बन जाएगा सिर्फ 1। कितनी बातें सही हैं, सिर्फ 1 सही है। आंसर आपके पास ये बन जाएगा थर्ड। आंसर थर्ड बनेगा, तभी मुझे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है। आंसर क्या बनेगा, ये प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर नहीं होगा, ये तो PEP होता है, ठीक है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है C4 पाथवे में। देखिए लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें से कौन ऐसा है जिसका फोटोसिंथेसिस में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। देखिए फोटोसिंथेसिस जो होती है लिंक करती है फिजिकल को केमिकल वर्ड से, बिल्कुल सही बात है। सनलाइट की प्रेजेंस में आपके पास लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला जाता है ATP और NADPH2 के फॉर्म में। CO2 को रिड्यूस किया जाता है, केमिकल वर्ड से जोड़ रहा है फिजिकल लिंक को, ठीक है। फिर देखिए लिखा हुआ है इट कन्वर्ट्स CO2 एंड H2O ऑर्गेनिक मैटर विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी, ये भी बात सही है। और ये कह रहा है कि कंज्यूम करता है ऑक्सीजन, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं होती, रिलीज होती है बेटा। तो आंसर आपके पास थर्ड बन गया है, गलत बात। आंसर क्या बनेगा, थर्ड बनेगा।
ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन 159 लिखा हुआ है द सम टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इन द करेक्ट इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देखिए टोटल नंबर की बात कर रहा है, तो इसका मतलब तुम्हें पूरी रिएक्शन याद होनी चाहिए। 6 CO2, फिर मुझे चाहिए 12 H2O, फिर मुझे यहाँ पर H न्यू मतलब सनलाइट चाहिए, मतलब बनेगा C6H12O6 का एक मॉलिक्यूल, 6 वाटर के मॉलिक्यूल और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। अब इसे गिनिए, तो 12 और 6 18, 18 और 1 19, 19 और 6 25 और 6 31, टोटल आपके पास 31 हो जाएंगे। आंसर क्या बनेगा? 31। आप सारे मॉलिक्यूल टोटल उसने जोड़ने को बोला है। चलिए अगला आप देखिए फिक्सेशन ऑफ 3 CO2। 3 CO2 को फिक्स करने के लिए आपको कितने ATP और NADPH चाहिए? तो आपको एक CO2 के फिक्सेशन का पता होना चाहिए। जब एक CO2 फिक्स होता है तो आपको कितने ATP चाहिए? 3 ATP चाहिए और आपको 2 NADPH चाहिए, 2 चाहिए NADPH2। तो आप बताइए एक CO2 को फिक्स करने के लिए, तो अगर आपको 3 CO2 फिक्स करने पड़ेंगे तो 3 आपको यहाँ मल्टीप्लाई, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई, 9 ATP आ गए और आपके पास 6 आ गए NADPH2। 6 NADPH2 और 9 ATP। आंसर सेकंड होगा, 160 का आंसर सेकंड हो जाएगा। आगे देखिए अगला लिखा हुआ फोटो रेस्पायरेशन अकर्स इन। तो याद रखना फोटो रेस्पायरेशन कहाँ होता है, तो कहा जाता है फोटो रेस्पायरेशन कहाँ होता है, ये वाली बात पूछ रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम या ऑल ऑफ दीज, बताइए। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि फोटो रेस्पायरेशन की लोकेशन क्या है, बेटा बात समझना, यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। उन्होंने पूछा अकर्स इन, तो ये लोकेशन पूछ रहा है, और लोकेशन की बात करी जाए तो लोकेशन होता है फोटो रेस्पायरेशन का स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है लोकेशन। अगर मैं कहूं कि फोटो रेस्पायरेशन में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व हैं, तब जवाब आता है हमारे पास क्या, तब जवाब आता है आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम। इसने फोटो रेस्पायरेशन अकर्स इन लिखा हुआ है, समझ पाए कि नहीं? वैसे तो अगर इन्वॉल्व लिखता तो ज्यादा सही होता, लेकिन आपको यहां पर ऑप्शन जो है क्लोरोप्लास्ट भी दिया हुआ है। तो अगर मैं अकर्स इन की बात करूंगा तो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट लोकेशन होती है ना, और आपके पास इन्वॉल्व होता तो जवाब हो जाता माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम। माइटोकॉन्ड्रिया फिक्स्ड CO2 को रिमूव कराता है, क्लोरोप्लास्ट वो जगह देता है, स्ट्रोमा में होता है, और पेरोक्सिसोम ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़वाता है कैटालेज और पेरोक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तीनों इन्वॉल्व हैं, लेकिन अकर्स इन लिखा हुआ है, मैं किसी आंसर पर पहुंच नहीं पा रहा हूं। अगर मैं इस पे पहुंचूं कि भैया अकर्स इन, तो मैं कहूंगा स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्योंकि लोकेशन, और अगर मैं कहूं इन्वॉल्व इन तो आंसर होगा 3, है ना। तो आप इस बात को समझिएगा, दोनों तरह से मैंने बता दिया, यहां पर मैं कोई आंसर बोल नहीं पा रहा हूं। अगर लोकेशन होगा तो आंसर ये बोला जाएगा, अकर्स का मतलब लोकेशन पूछना चाह रहा है, लेकिन इन्वॉल्व कहता तो मैं तीनों का आंसर लगाता। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिएगा अपना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट सिक्वेंशियल स्टेजेस ऑफ केल्विन साइकिल्स आर। तो केल्विन साइकिल 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप आपके पास होगा कार्बोक्सिलेशन। क्या होगा बेटा? कार्बोक्सिलेशन। दूसरा स्टेप कौन सा होगा? दूसरा स्टेप होता है आपके पास रिडक्शन, और तीसरा स्टेप क्या होगा? रीजनरेशन। तो आप देखिए पहला कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, दूसरा रिडक्शन, तीसरा रीजनरेशन। आंसर पहला ही सही है। कार्बोक्सिलेशन के बाद रीजनरेशन नहीं आता, रिडक्शन पहले नहीं आता, रीजनरेशन पहले नहीं आता। आंसर आपके पास 162 का फर्स्ट होगा। 163 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग इज इनकरेक्ट।
कौन सी मैचिंग इनकरेक्ट है बताइए। लिखा हुआ केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, बिल्कुल नहीं। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस मिशेल ने दी और ये बताने के लिए दी कि एटीपी की सिंथेसिस कैसे होती है अक्रॉस दी थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन। हालांकि उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया में भी बताया कि एटीपी की सिंथेसिस कैसे होती है इसी वाली हाइपोथेसिस से। और केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस फॉर फॉस्फोराइलेशन, ये वाली बात सही है। फिर जेड स्कीम लाइट रिएक्शन है, जेड स्कीम मतलब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और वो लाइट रिएक्शन में ही होता है। और वाटर स्प्लिटिंग से जो कॉम्प्लेक्स है PS2 से रिलेटेड होता है। तो आंसर आपके पास इनकरेक्ट फर्स्ट हो गया। इनकरेक्ट आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। कोई प्रॉब्लम बेटा? मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। ट्रू बताना है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सेवरल फैक्टर्स इंटरैक्ट करते हैं और साइमल्टेनियस इफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस पर, ठीक है, लेकिन उसमें से एक फैक्टर ऐसा होता है जो मेजर कॉज करता है। मतलब कहते हैं कि जब कोई रिएक्शन एक से ज्यादा फैक्टर पर डिपेंड करती है तो उसका रेट हम बढ़ा सकते हैं उस फैक्टर को बढ़ाकर जो सब ऑप्टिमल लेवल पर है, जो कम है। तो कह रहे हैं कि उसमें से एक फैक्टर होता है जो लिमिट करता है रेट को। और आगे लिखा हुआ एट एनी पॉइंट रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर अवेलेबल एट सब ऑप्टिमल लेवल। ये बात भी सही है, आंसर ऑल हो जाएगा। ये आपके पास ब्लैकमेन्स ने दिया था, ब्लैकमेन्स ने एक रूल दिया था, एक बोला था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था, ठीक है, आंसर ऑल हो जाएगा। आगे देखिए लिखा हुआ है रिएक्शन सेंटर ऑफ पी इन PS2। PS2 में रिएक्शन सेंटर कितना का होता है? P680 का। रिएक्शन सेंटर PS1 में होगा P700 का। आंसर आपके पास P680, सेकंड बनेगा 680। ओके, आगे देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। लिखा हुआ है इन प्लांट्स लाइट सैचुरेट अकर्स एट 10% ऑफ द मॉडरेट सनलाइट। भाई साहब मॉडरेट नहीं, सैचुरेशन हो जाता है, लेकिन सनलाइट कैसी होनी चाहिए? फुल। फिर लिखा कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर 0.03 से लेकर 0.04। ये बात सही है, और अगर इसे मैं बोलना चाहूं तो ये है लगभग 360 माइक्रोलीटर पर लीटर। C3 प्लांट शो सैचुरेशन टू CO2 कंसंट्रेशन एट नहीं होगा, यहां पर होना चाहिए बियॉन्ड। ये वाली बात गलत हो गई। और फिर लिखा है C4 प्लांट शो सैचुरेशन बियॉन्ड 360, यहां पर होना चाहिए एट। ये वाली बात गलत। तो आंसर आपके पास सिर्फ बी बनता है, ओनली बी। यही आपके पास सिर्फ करेक्ट है, बस बाकी सब गलत है। 166 का आंसर क्या होगा बेटा? बोलो। 166 का आंसर हो जाएगा सेकंड, ओनली बी। आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल के लिए करेक्ट बात बतानी, तो CO2 इज एसिमिलेटेड इनटू शुगर। तो केल्विन साइकिल के द्वारा शुगर का फॉर्मेशन होता है, CO2 का एसिमिलेशन या फिक्सेशन होता है, सही है। RUBP इज रीजनरेटेड, बिल्कुल रीजनरेट किया जाता है, एक ATP लगाकर, एक ATP एक RUBP को रीजनरेट करने के लिए। इट नीड्स ATP और NADPH, बिल्कुल आपके पास आंसर 4 हो जाएगा। सारी चीजों की जरूरत है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा कि नहीं? अगला देखिए 168 हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट विद आर नॉट सिमिलर। नॉट सिमिलर की बात कर रहा है बिटवीन C3 एंड C4। नॉट सिमिलर तो बताइए, फोटो रेस्पिरेशन C3 में तो होता है, C4 में नहीं होता। तो ये सिमिलर है या नॉट सिमिलर है? ये है नॉन सिमिलर, अलग अलग बात है, आंसर बनेगा। फिर लिखा हुआ है नंबर ऑफ ATP यूज्ड, C3 में अलग होगा और C4 में अलग होगा। C3 में लगभग 18 ATP लगते हैं और C4 में 30 ATP। ये भी नॉन सिमिलर है, आपको नॉन सिमिलर ही बताने हैं एस्पेक्ट को। नंबर ऑफ ATP यूज्ड C3 और C4 में, तो ये सिमिलर बात है, दोनों में 12 NADPH2 लगते हैं, ये सिमिलर है। आगे केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल
आपको C3 में चलेगा और C4 में भी चलेगा, तो ये सिमिलर बात है, अलग बात नहीं है। और अमाउंट ऑफ CO2 फिक्सेशन, अमाउंट ऑफ CO2 फिक्सेशन की बात करी जाए तो जो फोटो रेस्पिरेशन रोक लेते हैं तो भैया C4 ज्यादा अमाउंट में CO2 फिक्स कर लेगा देन द C3, तो ये भी आपके पास नॉन सिमिलर बात हुई। तो बताइए आपका आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया A, B और E। सिर्फ और सिर्फ कितने स्टेटमेंट्स नॉन सिमिलर हैं? 3 है, तो आंसर थर्ड बनना चाहिए। 3 है तो आंसर क्या बनना चाहिए बेटा? थर्ड। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो नहीं। आगे देखिए अगला लिखा व्हेन O2 बाइंड करता है रुबिस्को से, जब ऑक्सीजन रुबिस्को से बाइंड करेगी तो फोटो रेस्पिरेशन होगा, और फोटो रेस्पिरेशन के दौरान एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड का और एक मॉलिक्यूल बनता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का। तो 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरेट के बनेंगे गलत, 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट के बनेंगे गलत, 1 फॉस्फोग्लिसरेट और 1 फॉस्फोग्लाइकोलेट, 2 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड नहीं। आंसर आपका पास थर्ड सही है, थर्ड सही है बेटा। अगला बताइए, और ये है हमारा आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, और इसके बाद आपको 171 से लेकर 200 तक विक्रम सर आपको डिस्कस करेंगे। लिखा हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच विद रेफरेंस टू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के रिस्पेक्ट में करेक्ट मैच बताना है। मेम्ब्रेन ऑफ स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली में लिखा है बोथ PS1 और PS2 प्रेजेंट, गलत बात। ओनली PS1 होता है, ओनली PS1 होता है बेटा। आगे लिखा हुआ है मेंबर्स ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ स्ट्रोमा लैमेली रिडक्टेज एब्सेंट, RUBP रिडक्टेज एंजाइम एब्सेंट, ये बात तो सही है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्लोरोप्लास्ट में होता है, गलत। इसमें तो फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। क्या होता है? फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो आपको क्या करेक्ट बात बतानी थी, तो करेक्ट तो सिर्फ सेकंड आ रही है, 170 का सेकंड आ रहा है बेटा। ठीक है, तो इस तरह से आपने 136 से 70 तक आपने मेरे साथ क्वेश्चन देखे। कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगा है तो भी कमेंट कर सकते हैं। और अब स्वागत करिए विक्रम सर का, जो आगे आपको 171 से 200 तक का क्वेश्चन को डिस्कस कराएंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूं। ऑल इंडिया नीट टॉपिक टेस्ट का 6वां टेस्ट है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 171 से लेकर 200 तक की जर्नी आप लोग मेरे साथ करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 102 तक की 170 तक की जर्नी डॉक्टर शैलेंद्र सर और डॉक्टर अली सर ने बखूबी बहुत ही शानदार तरीके से आपको पेपर का एक्सप्लेन किया है बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 171, जोसेफ प्रिस्टले इन 1770 परफॉर्म्ड ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट रिवील द एसेंशियल रोल ऑफ एयर। ये वही साइंटिस्ट थे जिन्होंने फोटोसिंथेसिस में बेल जार एक्सपेरिमेंट का प्रयोग किया, और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि अगर एक चूहे को इसमें बंद कर दें किसी जार में तो मर जाता है, और कैंडल लाइट जला कर। क्यों? क्योंकि ये CO2 देता था, जिससे इसके दम घुटने से इसकी मौत हो जाती थी। फिर दूसरे प्रयोग में इन्होंने देखा था कि यहाँ पर एक मिंट प्लांट रख दिया जाए और चूहा रख दिया जाए और कैंडल लाइट रख दिया जाए, तो क्या होता है, ये CO2 जो निकलती थी उसे ये एब्जॉर्ब करके एक ऑक्सीजन निकालता, जिससे इसकी ज़िंदगी चलती थी। तो इन्होंने कहा कि भाई पौधे एयर को प्यूरीफाई करते हैं। बाद में इसी जो निकलने वाली गैस थी इसे ऑक्सीजन का नाम दिया गया। ऑक्सीजन डिस्कवरी इसके बाद हुई। तो जोसेफ प्रिस्टले इन ग्रोथ ऑफ एयर के लिए ज़रूरी है। तो इनका ये कहना कि इसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। और ऐसा नहीं था कि एयर CO2 फिक्स करके इस पौधे की भी जीवन साइकिल चलनी होती। क्यों? CO2 फिक्स करता है तो ग्लूकोज बनता है, जो कि इसके खुद के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है एज ए मेटाबॉलिक एनर्जी के रूप में। जूलियस वॉन सैक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट पौधे में बनता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर्ड होता है स्टार्च के फॉर्म में। मतलब प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज जब पौधे ग्रो करने का मतलब फोटोसिंथेसिस करेंगे, जाहिर सी बात है CO2 सिंथेसाइज होगी, मतलब CO2 फिक्स होगा, ग्लूकोज सिंथेसाइज होगा। तो ये दोनों सेंटेंस सही है, बुक की लाइन थी। फोर्थ आंसर लिखा है साइक्लिक। आपको मालूम है कि जब आप लाइट रिएक्शन की बात करते हो, लाइट रिएक्शन, तो इसमें एक होता है नॉन साइक्लिक, ठीक है, और एक होता है साइक्लिक। नॉन साइक्लिक में PS1 और PS2 दोनों फंक्शन होते हैं, और इसमें केवल PS1 फंक्शन होता है। ठीक, इसका पीक 680 nm और इसका 700। तो कहते हैं कि जो साइक्लिक वाला होता है वो स्ट्रोमा लैमेली में होता है, और ये तो खैर ग्राना में होता ही है, यह तो आपको पता ही है।
तो होता क्या है कि साइक्लिक होने की दो कंडीशन, या तो 680 nm से ज़्यादा की वेवलेंथ गिरेगी तो PS1 वाला अपने आप फंक्शन हो जाएगा, और यहाँ पर NADP रिडक्टेज एंजाइम एब्सेंट होता है। दो बातें, तो कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉल कब होगा, जब लाइट 680 nm से अवेलेबल होगी एक्साइटेशन के लिए, और जब दोनों फोटो सिस्टम PS1 PS2 काम करेंगे तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉल होगा, जिसमें ATP NADPH ऑक्सीजन तीनों बनेगा। साइक्लिक में केवल ATP बनता है, ठीक है। तो नॉन साइक्लिक होता है, और इसी को नॉन साइक्लिक वाले का ही दूसरा नाम जेड स्कीम होता है। तो ये दोनों सेंटेंस सही है, फोर्थ आंसर। अब लिखा इन द फोटो, आपको मालूम है कि नॉर्मली जब आप पढ़ते हो कैल्विन साइकिल, तो कैल्विन साइकिल में क्या होता है, RUBP, ठीक, से CO2 फिक्स होती है किसके साथ, एंजाइम से रूबिस्को, ठीक। ये बाई फंक्शनल एंजाइम है, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक। अब अगर कभी ऐसा हो कि CO2 की अनअवेलेबिलिटी हो जाए प्लांट में, तो ऑक्सीजन बाइंड कर जाएगा इससे, और जब ये बाइंड करेगा तो एक नया प्रोसेस चलेगा, फोटो रेस्पिरेशन। अब इस फोटो रेस्पिरेशन में ATP यूटिलाइज हो जाता है। ध्यान से देखिए, ATP यूटिलाइज हो गया, CO2 फिक्स भी नहीं हुआ, इसलिए फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है, और इसका अभी तक फंक्शन अननोन नहीं है कि इससे क्या बायोलॉजिकल फ़ायदे होते हैं। तो मैंने कहा इसका बायोलॉजिकल फंक्शन अभी तक नोन नहीं है, लेकिन हम जो देख रहे हैं उससे ये कि CO2 फिक्स होना पौधे फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया का महत्व था, और आपका CO2 फिक्स हुआ नहीं, ATP उल्टे यूटिलाइज हो गई, तो हम इसे कहते हैं ये वेस्टफुल प्रोसेस है, इससे यील्ड घटती है, और ये C3 प्लांट का करेक्टर होता है, C4 प्लांट का नहीं होता है। तो भाई ये तो सेंटेंस तो सही है, और आपको पता है कैल्विन पाथवे चाहे C3 हो चाहे C4 दोनों में कॉमन होता है, बायोसिंथेटिक फेज यही होता है। ये दोनों सेंटेंस सही हैं। अब देखिए, आपको पता ट्रॉपिकल वाले प्लांट जो होते हैं हाई टेम्परेचर ऑप्टिमम पे काम करते हैं इन कंपेयर टू टेम्परेट, और C4 प्लांट जो होता है हाई टेम्परेचर रेंज पे कवर करता है अच्छे से, और C3 थोड़ा लो टेम्परेचर ऑप्टिमम भी काम करता है। तो ये दोनों सेंटेंस सही है, आपकी बुक की ये लाइन थी, फोर्थ आंसर। अब देखिए, आप जब एमिनो एसिड की बात करते हो तो COOH, ये H और ये NH2 और ये वेरिएबल R ग्रुप, अगर ये वेरिएबल होता है एमिनो एसिड, एक बात और रखिए, अल्फा एमाइनो एसिड केवल प्रोटीन में पाए जाने वाले होते हैं, एमिनो एसिड बीटा भी होता है, बीटा एमिनो एसिड, गामा एमिनो एसिड, डेल्टा तीनों होते हैं। केमिस्ट्री की बायोमॉलिक्यूल में पढ़ें, क्यों, क्योंकि ये COH है, ये अल्फा कार्बन है, ठीक, और इसके पोजीशन एमिनो है। अगर मान लीजिए एक कार्बन और खसका दें इधर तो ये बीटा एमिनो एसिड हो जाएगा, लेकिन वो प्रोटीन में नहीं पाया था। और ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है, क्यों, आप जब मीथेन को देखते हो ऐसे 4 वैलेंसी होती है हाइड्रोजन की, तो एक हाइड्रोजन अभी भी बचा हुआ है, बाकी को 3 को अलग अलग ग्रुप से रिप्लेस किया गया है, और ये वेरिएबल होता है, ठीक। तो जो प्रॉपर्टी आती है एमिनो एसिड में उन तीनों के वजह से आती है, क्यों, ये COH है, NH2 है। अब मान लीजिए यहाँ पर CH2OH हो जाए, मान लीजिए यहाँ पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो जाए, तो प्रॉपर्टी जब ये बदल रहा है, क्योंकि ओवरऑल पूरा का पूरा एमिनो एसिड है, तो इन तीनों की वजह से आपका प्रॉपर्टी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी आएगी। ये आपकी बुक की लाइन थी। अब देखिए, आपको पता था इस क्वेश्चन में लिखा है कि इन द गिवन डायग्राम ईस्ट सेल इज रिप्रेजेंट, ठीक, तो ये जो दिख रहा है वो ईस्ट का सेल है, इतना तो हमको पता चल गया, और ये एक सेल है। इफ यू स्टडी सेल साइकिल ऑफ 1 ईस्ट, मतलब यहाँ पर एक ईस्ट की साइकिल को हम स्टडी करेंगे। आपको पता है कि सेल डिवीजन या सेल साइकिल एक ज्योमेट्रिकल प्रोसेस है, हमेशा अपने इनिशियल का डबल होगा। अगर 1 है तो 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, हमेशा जस्ट डबल होता, 2 की पावर n से भागता है। तो आपको मालूम है कि 90 मिनट में इसकी साइज सेल साइकिल कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर अगर 1 ईस्ट है तो 1 से 2 ईस्ट बनेंगे, फिर इससे 2 बनेंगे, ठीक, और फिर इन सब से 2 बनेंगे। अब आप देख सकते हैं आंसर आपके सामने है, इसका मतलब x जो है वो मेरा 2 है, ये 4 है और ये 8 है। सिंपल कॉन्सेप्ट था ये, आपको ये पता होना चाहिए था कि सेल साइकिल ज्योमेट्रिकल प्रोसेस को फॉलो करता है। वो 1 2 2 दूनी 4 दूनी 8 2 16 दूनी 32 बढ़ता है। अब 90 मिनट और बढ़ाएंगे तो 16 हो जाएगा, फिर 32 फिर 64, इस तरीके से। थर्ड आंसर। अब देखिए, आपको पता जो प्रोटीन की बात आप करते हो, प्रोटीन, ठीक, और नेचुरल एमिनो एसिड की अगर आप बात करेंगे जो हम लोग के अंदर पाए जाते हैं और बाकी जो डाइटरी सोर्स से लेते हैं, ठीक, या प्लांट के माध्यम से या किसी और के माध्यम से लेते हैं, तो आपको पता है कि ये मीथेन के सब्स्टिट्यूट होते हैं, ठीक। तो एक COH इधर, एक NH2 इधर,
और एक आपका वेरिएबल। तो आप देख रहे हो कि जो COH है और NH2 है ये सेम कार्बन से लगा हुआ है, तो यही है कि NH2 ग्रुप ऑन सेम अल्फा कार्बन। माइंड इट, लेकिन प्रायोरिटी लिस्ट में CO ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं अल्फा अमाइनो एसिड। हम अल्फा कार्बोक्सिलिक एमिनो नहीं बोलते। बात को समझिए, सेम अल्फा कार्बन। सेकेंड आंसर। अब देखिए, कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी एंजाइम होते हैं जिनकी एक्टिविटी के लिए कुछ अलग से कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट की रिक्वायर्ड होती है, और ऐसे एंजाइम को हम होलो एंजाइम कहते हैं। इसमें प्रोटीन वाले पार्ट को एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीन पार्ट वाले को हम बोलते हैं कोफैक्टर। तो जब होलो एंजाइम आप लिखोगे, होलो एंजाइम, तो इसको क्या बोलेंगे, एपो एंजाइम, ठीक, और प्लस कोफैक्टर, ये बनेगा। और सर जी ये कोफैक्टर 3 प्रकार के, कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, मेटल आयन, ठीक। ये ऑर्गेनिक पार्ट है, ये ऑर्गेनिक पार्ट है, ये लूजली बॉन्ड है, ये टाइटली बॉन्ड है, ये इनऑर्गेनिक पार्ट है। तो मैचिंग कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि होलो एंजाइम के बराबर एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर या समथिंग। तो यहाँ उल्टा लिखा है, एपो एंजाइम के बराबर नहीं होना चाहिए, ये तीनों गलत है। होलो एंजाइम बराबर प्रोस्थेटिक ये हो सकता है, केवल इसमें एक ही सही है, दैट इज 1। थर्ड आंसर। होलो एंजाइम तब बोलेंगे जब ऐसे एंजाइम में कुछ नॉन प्रोटीन वाला पार्ट आ जाए, ठीक है, ठीक है। तो ये केवल इसमें से ये तीनों गलत है भाई, केवल यही सही है। थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट आंसर, ये केवल एक सही है, थर्ड आंसर। अब देखिए, आपकी बुक में एक चार्ट बना है जिसमें बताया गया कोलेजन। कोलेजन तो भाई प्रोटीन है, किसमें मोस्ट अबंडेंट है, एनिमल वर्ल्ड में, हार्मोन नहीं है। ट्रिप्सिन एंजाइम है, आपको पता है, ये प्रोटीलिटिक एंजाइम मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। इंसुलिन हार्मोन होता है जो कि पैनक्रियास से निकलता है। एंटीबॉडी जो होते हैं एंटीजन के अगेंस्ट वर्क करने वाले इम्यूनोग्लोबुलिन ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। एंटीजन कह लें या फाइट इन्फेक्शियस एजेंट कह लें, तो ये सही है भाई। बीटा प्लेट सीट हो या अल्फा हेलिक्स हो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। तो आपसे करेक्ट पूछा गया है, तो हमें तो भैया केवल इसमें बी सही दिख रहा है, डी सही दिख रहा है, ई सही, 3 सही इसमें। फर्स्ट आंसर। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, इंसुलिन हार्मोन है, और कोलेजन प्रोटीन है, और एंटीबॉडी फाइट और बीटा पेट सीट सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन है। बी डी ई, दैट इज फर्स्ट। अब देखिए, कह रहे हैं आपको माउंट नाइट्रोजन बेस में एक होते हैं प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडीन। प्यूरिन आपको पता है, एडेनिन, ग्वानिन, और यहाँ पे आप पढ़ते हैं साइटोसिन और आपका थाइमिन और यूरेसिल, ठीक, ये तीनों पढ़ते हैं। अब देखते हैं कौन सा मैच गड़बड़ है। ग्वानिन और एडेनिन, प्यूरिन ठीक है, एडेनिन और थाइमिन नहीं सर, ये प्यूरिन है, ये पिरिमिडीन है, ये प्यूरिन है। थाइमिन, यूरेसिल, पिरिमिडीन और यूरोसाइटोसिन, पिरिमिडीन, दैट इज सेकेंड आंसर। अब देखिए, आप जब पढ़ते हो लिपिड, तो लिपिड की कैटेगरी 3 होती है, एक होता है ग्लिसरॉल, एक होता है फैटी एसिड और एक होता है फैट्स। तो ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, तो ये फैट्स होते हैं, यही होते हैं ग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड। जब फैटी एसिड का और ग्लिसरॉल का आपस में रिएक्शन होता है अल्कोहल और एसिड का, तो एस्टर बनता है। तो ग्लिसराइड एक प्रकार के एस्टर होते हैं भाई, ठीक। तो फैटी एसिड आपको पता ही है, पामिटिक एसिड भी है और लेसिन, लेकिन ये फास्फोलिपिड है। अब फास्फोलिपिड मैच करेगा लेसाइदिन से, तो बी थर्ड भाई कहाँ है, क्यों एक ही ऑप्शन में, दैट इज थर्ड आंसर। फैटी एसिड, पामिटिक एसिड, इसमें कार्बन 16 और एरोमेटिक एमिनो एसिड 3 होते हैं, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइलएलानिन। तो ये तो हमको मिल गया भाई सी सेकेंड, ठीक। और डी फर्स्ट आपको पता है, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ए फोर्थ, तो ये आ गया थर्ड आंसर। अब देखिए, ट्रिपल हेलिकल नेचर ऑफ कोलेजन, ये आपकी बुक में आपके GN रामचंद्रन का बना हुआ है, ठीक है, जिन्होंने इस प्रोटीन पर काम किया, कोलेजन पर काम किया, ठीक है। तो ये आपकी जीवनी आपको पढ़नी थी उनकी। अब रॉबिन्सन वो साइंटिस्ट थे जो राइबोसोम से डिस्कवरी से संबंधित थे। निकोलसन वो थे, सिंगर और निकोलसन नाम के 2 वैज्ञानिक जिन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, ठीक। और MG रामचंद्रन जो थे, ये साउथ इंडिया के बहुत बड़े फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे और काफ़ी लोकप्रिय नेता रहे। इन्हीं की पार्टी AIDMK है, ठीक है, जो कि और ये बहुत बड़े सुपरस्टार है साउथ के अपने समय में। तो ये तमिलनाडु के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं MG रामचंद्रन, सेकेंड आंसर है। इन रिएक्शन फॉर कन्वर्जन ऑफ थाउजेंड सबस्ट्रेट, आपको मालूम है कि जब A
प्लस बी, यहाँ पर कोई एंजाइम लगता है तो C प्लस डी प्रोडक्ट बनता है। तो आपको पता है कि जैसे प्रोडक्ट बनता है, एंजाइम किसी भी अभिक्रिया में यूटिलाइज नहीं होता है, वो रिकवर हो जाता है। तो मान लीजिए 1000 सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल गया तो एंजाइम जितना था पहले उतना बना रहेगा। 104th आंसर, एंजाइम किसी भी अभिक्रिया में यूटिलाइज नहीं होता है। ये बुक की लाइन थी। तो इन रिएक्शन फॉर कन्वर्जन ऑफ 1000 substance molecule into product, we used 100 molecule of enzyme. After completing the reaction, how many enzyme molecule remains? 100 के 100 ही रहेंगे, ना घटेगा ना बढ़ेगा। आपको पता है एक आर्थ्रोपोड्स का ये काइटिन का बना होता सर, और काइटिन का बना होता तो ये एक हेट्रोपॉलीसेकेराइड है और इसका मोनोमर है एन स्टाइल ग्लूकोसेमाइन। दैट इज फर्स्ट आंसर। अब देखिए, और एक तरह से ये एमिनो शुगर्स भी हैं, ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स ये एमिनो शुगर्स भी कहलाते हैं, या कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड भी कह सकते हैं। तो ये एन स्टाइल ग्लूकोसेमाइन फर्स्ट आंसर। अब देखिए, आपको पता आपकी बुक पे बना एक डायग्राम, आप यहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटी लेते हो और यहाँ पे पीएच ले लो या टेम्परेचर, तो यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। तो ये जो आप देख रहे हो रेंज, यही है नैरो रेंज। इसी यहाँ इनएक्टिव है, यहाँ डी नेचर्ड है। तो नैरो रेंज में ही पीएच और टेम्परेचर के वर्क करता है एंजाइम, और हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय करती है एंजाइम एक्टिविटी बिकॉज प्रोटीन डी नेचर्ड बाय हीट, और लो टेम्परेचर इनएक्टिवेट करता है। लेकिन लो टेम्परेचर के बाद टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये रिवर्सिबल है, लेकिन ये रिवर्सिबल नहीं है भाई। तो ये सही है, ये दोनों सेंटेंस सही है। फोर्थ आंसर, कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट, ये सही है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है भाई, ये प्रोटीन है। ये बात याद रखिएगा, ये गलत है। और रुबिस्को आपको पता है होल बायोस्फीयर में यही है, ये कार्बोक्सिलेज है और ये ऑक्सीजिनेज एक्टिविटी है, ये सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। थर्ड आंसर। अब देखिए, सपोज दैट ये आयोडीन है और ये रहा आपका स्टार्च का हेलिकल स्ट्रक्चर। आयोडीन जब इससे रिएक्ट करता है तो इसी में ट्रैप्ड हो जाता है, और ट्रैप्ड होने से ये ब्लू कलर का टेस्ट देता है, ये स्टार्च करता है। ठीक है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर, क्योंकि सेलुलोज में ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसलिए नेगेटिव होता है आयोडीन के लिए। तो क्या बोलेंगे, स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्यों सेकेंडरी? अभी आपने पढ़ा था अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, ये सही है भाई। फोर्थ आंसर। अब देखिए, एडेनिन और यूरेसिल, अभी मैंने बताया था कि एडेनिन और ग्वानिन ये आपके प्यूरिन्स हैं, ठीक। और अभी मैंने बताया है कि यूरेसिल, थाइमीन, साइटोसिन ये आपके पिरिमिडीन हैं, ठीक। ये बात समझ में आ गई। डीएनए में, आरएनए में यूरेसिल होता है, मतलब यूरेसिल आरएनए में होता है, और थाइमीन डीएनए में होता है, और बाकी के ये तीनों दोनों में कॉमन होते हैं। तो इसका मतलब एडेनिन और यूरेसिल जब कहेंगे तो बोथ आर प्रेजेंट इन आरएनए, ये बात तो सही है, लेकिन बोथ आर प्रेजेंट डीएनए नहीं, ये प्रेजेंट है ये एब्सेंट है, तो ये गलत। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ये हैं। क्यों? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका अपना एक साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, और कार्बन एटम की जगह पर साइकिल में एटलीस्ट एक हेट्रो एटम अदर देन कार्बन प्रेजेंट हो, तो उसे बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। इनमें नाइट्रोजन होता है, इसीलिए इनको नाइट्रोजनस बेस कहते हैं। और ये आप बोल ही रहे हो कि ये नाइट्रोजनस बेस हैं, तो एसिडिक तो ये हो ही नहीं सकते। तो ए और सी थर्ड आंसर। आपको बताया गया था कि एक प्लांट है अगर, तो वो मेटाबॉलिज्म के दौरान कई सारे केमिकल बनाता है। एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी में आपको पता है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, इनका उपयोग पौधे में पता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनाता तो है, लेकिन इसका कोई फिजियोलॉजिकल रोल अभी तक पता नहीं है। आपकी कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि इनका इकोलॉजिकल फंक्शन है, जैसे ओपीएम का, स्टेकिन का, निकोटिन का, ये ग्रेजिंग और ब्राउजिंग से इनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट में एमिनो एसिड होगा क्योंकि ये प्रोटीन का पार्ट है। प्राइमरी नहीं, रबर नहीं सर, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, गलत है। आप चार्ट देखिए, रबर गलत है, रबर, गम, सेलुलोज ये पॉलीमेरिक सब्सटेंस हैं, पॉलीमेरिक गलत हो गया। ग्लूटाथोन वो प्रोटीन था, जैसे कोई सेल है तो ग्लूकोज को इसके अंदर पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एल्केलॉइड में आपके मॉर्फिन और कोडिन आते हैं, ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। तो ये आपका आंसर सेकेंड। इनकरेक्ट मैच पूछा गया है। आपको पता NAD और NADP, FAD, FMN ये विटामिन कंटेनिंग केमिकल होते हैं, ये कोएंजाइम है, ये कोफैक्टर है। बात समझ लीजिए, इन दोनों में विटामिन नियासिन है, इन दोनों में विटामिन राइबोफ्लेविन है,
केमिस्ट्री की बायो मॉलिक्यूल में पूरा का पूरा चार्ट बना है विटामिन का, और इन सब के नाम दिए हुए हैं, राइबोफ्लेविन का, नियासिन का, थियामिन का, याद रखिएगा। तो इन दोनों में राइबोफ्लेविन है, उस पर नियासिन है, और इसका फुल फॉर्म निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, फ्लाविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। तो ये रहा आंसर थर्ड। अब देखिए फॉलोइंग स्टेट इनका लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल, इतना तो आप जानते हैं कि तेल पानी आपस में नहीं घुलते हैं, और ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर तो आपने देखा ही था, फिर भी आप देख लीजिए यहाँ पर ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, ठीक, तो ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन बिल्कुल सही है। एराकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन होते हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, तो ये तो गलत हो गया। और पामेटिक एसिड में 16 कार्बन होते इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप को एक्सक्लूड करेंगे तो 15 कार्बन बचेगा, ये सही है भाई, तो हमसे पूछा गया, गलत, थर्ड आंसर। अब देखिए आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ है यहाँ सबस्ट्रेट का बना है और यहाँ आपका रिएक्टेंट का बना हुआ है। यहाँ से आपका चला है, एक डायग्राम कुछ ऐसे बना है, ये विदाउट एंजाइम है, एक ऐसे बना है विद एंजाइम है। ये क्या था सर? ये एक्टिवेशन एनर्जी था। तो आपने देखा कि जब एंजाइम इन्वॉल्व हुआ था इस ग्राफ में तो एक्टिवेशन एनर्जी घटी थी, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हुआ था, प्रोडक्ट जितना बनना था उतना ही बनेगा, लेकिन रिएक्शन की रेट थोड़ी फास्ट हो जाती है। तो इससे हमने क्या सीखा इस डायग्राम से कि जब किसी रिएक्शन में एंजाइम इन्वॉल्व होता है बायो कैटलिस्ट, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को घटा करके रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है। तो मान लीजिए किसी अभिक्रिया में 120 जूल एक्टिवेशन एनर्जी थी विदाउट एंजाइम, और जब आप इसमें एंजाइम इन्वॉल्व होगा इस रिएक्शन में तो जो नई एक्टिवेशन एनर्जी होगी नया वाला वो इस 120 जूल से कम ही होगा। तो यही क्वेश्चन है कि इफ एक्टिवेशन एनर्जी 120 जूल इन द एनी रिएक्शन विदाउट एंजाइम देन आफ्टर इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंजाइम दिस रिएक्शन व्हाट इज द न्यू एक्टिव, मतलब अब 120 से कम वाला आंसर होगा। तो सर बढ़ने वाला तो हो ही नहीं सकता, बी और सी। ये अप्लाइड क्वेश्चन था, मैंने ही बनाया इसको, इस डायग्राम से निकला हुआ क्वेश्चन है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी घटेगी जब एंजाइम इन्वॉल्व होगा, ठीक, बी और सी। ये 100 जूल है, 60 है, मतलब 120 से कम आएगा। यहाँ 70 हो सकता था, 95 हो सकता था, 20, 50 कुछ भी हो सकता था, मतलब 120 से नीचे रहेगा, बी और सी। तो ये आ गया आंसर फर्स्ट, ओनली बी एंड सी है भाई। द सीक्वेंस, आपको पता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ये ऐसे गया, ये एक पॉइंट है मान लीजिए फिनाइल एलेनिन का, ये है ग्लाइसिन का, ये एलेनिन का, ये सेरिन का। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम नंबर पोजीशन बताते हैं एमिनो एसिड का, और जब इसी की फर्दर कॉइलिंग होगी तो ये बन जाएगा सेकेंडरी, ठीक। तो प्राइमरी में हम क्या बताते हैं? सीक्वेंस बताते हैं, कौन पहले कौन बाद में है। अब सेकेंडरी से फिर क्या बना? टर्शियरी बना। और किसी भी प्रोटीन के प्रॉपरली एंजाइम के प्रॉपरली वर्क करने के लिए प्रोटीन के कम से कम टर्शियरी स्ट्रक्चर का होना जरूरी है बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। क्वाटरनरी हो जाए तो कोई बात नहीं, हीमोग्लोबिन क्वाटरनरी है, लेकिन कम से कम टर्शियरी स्ट्रक्चर उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए उसको एक्वायर करना चाहिए। तो ये दोनों सेंटेंस सही है भाई, दैट इज फोर्थ आंसर। अब देखिए फाइनल से कुछ नहीं, जब आप प्रोफेज 1 पढ़ रहे थे, प्रोफेज फर्स्ट, तो यहाँ आपने क्या पढ़ा था? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ठीक। तो ये क्या हुआ? प्रोफेज 1 का लास्ट स्टेज हो गया। और ये किससे मार्क करता, मतलब क्या होता है यहाँ पे? टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज्माटा, दिस इज मार्क्ड बाई क्याज्माटा। तो भाई ये तो डाइकाइनेसिस है, थर्ड आंसर। द फाइनल स्टेज ऑफ मेयोटिक प्रोफेज 1 इज डाइकाइनेसिस, दिस इज मार्क्ड बाई टर्मिनस ऑफ क्याज्माटा, दैट इज थर्ड आंसर। अब लिखा एंजाइम शो, आपको पता था कि जब आप एंजाइम एक्टिविटी और पीएच का ग्राफ और टेम्परेचर का ग्राफ ऐसे आप देखते थे तो ये कुछ ऐसे निकल के आता था, ठीक। तो ये वाला आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, और एक ग्राफ सबस्ट्रेट से था, सबस्ट्रेट और ये एंजाइम, ये ऐसे जा कर के ऐसे कांस्टेंट हो गया। जिस पॉइंट पे कांस्टेंट होगा ये सैचुरेशन पॉइंट है एंजाइम की, मतलब एक रिएक्शन में जितने एंजाइम आपने दिए थे सारे के सारे एंजाइम से जुड़ गए, तो अब फर्दर एंजाइम बचा नहीं। इसका मतलब वी मैक्स ये भी है,
ये भी वी मैक्स है, ये भी। इसका मतलब किसी भी एंजाइम का मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्टिविटी तभी आएगी जब वो ऑप्टिमम पीएच पर हो, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे हो और सेचुरेशन आ जाए। मतलब वी मैक्स अकर ड्यू सेचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम बाई सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। जितने एंजाइम थे, सपोज दैट कहते हैं कि आपने 1000 मॉलिक्यूल एंजाइम के डाले और लाखों मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के हैं, तो जब हज़ारों जुड़ जाएंगे तब वो प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक, इसका मतलब एंजाइम अपना मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहा है और जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो वो 1000 मॉलिक्यूल एंजाइम के फिर फ्री होंगे, फिर सबस्ट्रेट बन। लेकिन 1000 ही उसकी मैक्सिमम एक्टिविटी है, यही है सेचुरेशन पॉइंट। भाई 1000 से एक हर एक थोड़ी हो जाएगा एंजाइम। बात को समझिए। तो इस बात को समझिए कि क्या है ये, सबस्ट्रेट को नहीं कम कर रहे हैं। सबस्ट्रेट का कोऑर्डिनेट ये है, ये एंजाइम की एक्टिविटी का कोऑर्डिनेट्स है कि 1000 मॉलिक्यूल जो थे वो जुड़ेंगे, सबस्ट्रेट से सेचुरेट हो जाएंगे और जब प्रोडक्ट बनेगा तो फिर एंजाइम 1000 फ्री होगा, फिर बनेगा। इसीलिए कांस्टेंट हो जाता है। हम सबस्ट्रेट को बढ़ा रहे हैं लेकिन एंजाइम की एक्टिविटी नहीं बढ़ती आगे, ये एंजाइम का मॉलिक्यूल फ्री नहीं है, तो ये सेचुरेशन आता है। मतलब वी मैक्स इससे भी आता है, इससे भी आता है, इससे भी आता है। दैट इज फोर्थ आंसर। अब देखो बेटा, मैंने अभी बताया है कि जो कोएंजाइम होता है, कोएंजाइम उसका एसेंशियल कंपोनेंट विटामिन होता है, तो कोएंजाइम में होता है। और ये कोएंजाइम कौन से हैं सर? NAD, NADP, FAD, फर्स्ट आंसर। अब देखिए, आपको मालूम था कि जब आप राइबोज शुगर की बात करते हो, एक प्रकार का ये एल्डोपेंटोज है। मतलब इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, वो भी कौन से? पहले कार्बन पे। अब देखिए, मान लीजिए मैं पहला कार्बन ले रहा हूँ जिसपे CHO है और उसके दूसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। और आप जमाने से पढ़ते आए हो कि डीऑक्सीराइबोज में क्या होता है कि राइबोज के सेकेंड पोजीशन से ऑक्सीजन एटम रिप्लेस हो जाता है, जो कि DNA की प्रॉपर्टी है, DNA डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में अंतर ढूंढूंगा तो मैं इसको डीऑक्सीराइबोज कैसे बना सकता हूँ? डीऑक्सीराइबोज मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा क्योंकि हमें मतलब कि वो सेकेंड पोजीशन से होता है। तो मैं कह रहा हूँ इसका पहले कार्बन पे कोई चेंज नहीं होगा, दूसरे वाले कार्बन सपोज ये जुड़ा होता है, तो हम क्या कर रहे हैं, कार्बन एटम ये है और इसके यहाँ से हमने इसको हटा दिया, H हो गया। अब आप देखिए कि जितना एटम था पहले कार्बन का, हाइड्रोजन का, अभी भी उतना ही है, ठीक, और जितने हाइड्रोजन के थे अभी उतना, लेकिन हमने ऑक्सीजन एटम कम हो गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि राइबोज डीऑक्सीराइबोज में क्या अंतर है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम का अंतर है। कार्बन का स्केलेटन उतना ही है, अभी भी ये एल्डोपेंटोज ही है, ठीक। और एक बात और देखिए, यहाँ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ऑक्सीजन निकल गया, ये केवल H रह गया। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप रही कहाँ गया? तो फंक्शनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कम हो गया। तो इन दो चीज़ों का अंतर है, A और D, सेकेंड आंसर। ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। जमाने से आप पढ़ते आए कि डीऑक्सीराइबोज DNA में, राइबोज RNA में, तो 2' की पोजीशन से आपने ऑक्सीजन हटाया, बाकी सारे कार्बन हाइड्रोजन वैसे ही हैं, तो ये तो सेम रहेंगे, हाइड्रोजन कार्बन, इसमें कोई चेंज नहीं। और हाइड्रोक्सिल से एक ऑक्सीजन निकाल लिया आपने, तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप रही कहाँ गया? तो इन दोनों का अंतर है A और D, सेकेंड आंसर। अभी मैंने बताया था कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो ऑर्गेनिक पार्ट होता है, एक प्रकार का एक कोफैक्टर है जो कि एंजाइम से बनता है, टाइटली अटैच ऑर्गेनिक पार्ट। और लूजली वाला जो होता है और ये कोएंजाइम होता है भाई, ठीक, ये कोएंजाइम होता है, थर्ड आंसर। अब देखिए वैलिन, केमिस्ट्री की बायोमॉलिक्यूल में लिखा गया है एसिडिक बेसिक न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट। उन्होंने ये बताया है कि देखिए ये COOH, ये H और ये NH2, ये वेरिएबल R ग्रुप है। ये दोनों एसिडिक बेसिक, अभी भी ये दोनों एक दूसरे को इक्वलाइज कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों ही अपने प्रायोरिटी लिस्ट में, ये बेसिक और एसिडिक। अगर इससे तो कोई मतलब नहीं, अगर इस R ग्रुप में NH2 ग्रुप है, लेट अस मान लेते हैं, तो NH2 की तरफ 2 हो जाएंगे, तो ये बेसिक की तरफ शिफ्ट होगा। और अगर इस R ग्रुप में COOH है तो सर ये 2 हो जाएंगे, तो एसिडिक की तरफ शिफ्ट होगा। मतलब नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज ग्रेटर देन एमिनो देन एसिडिक एमिनो एसिड, नंबर ऑफ एमिनो ग्रुप इज ग्रेटर देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप बेसिक। और अगर इस ग्रुप में ये दोनों नहीं हैं, मतलब कोई एल्काइल ग्रुप है, या हमारे सेन में CH2OH है, एंड में CH3 है, या वेलाइन, देखिए वेलिन में ये ग्रुप होता है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, यही ग्रुप है इस R में, तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। इसका मतलब वेलिन एक न्यूट्रल एमिनो एसिड है। ये बात सही है। क्यों है? क्योंकि एमिनो और कार्बोक्सिल ग्रुप इसमें इक्वल हैं, क्योंकि जो इसके वेरिएबल R ग्रुप में होता है वो ये वाला ग्रुप होता है,
प्रोफाइल। तो इससे तो ये तो कोई मतलब ही नहीं एच डी बेसिक्स से, तो ये दोनों सही है, इसका करेक्ट एक्सप्लेन है 4th आंसर। अब देखिए एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज 138 में ये बात लिखी है कि जो बाकी एसेसरी पिगमेंट होते हैं वो क्लोरोफिल ए के फोटो ऑक्सीडेशन से उसे बचाते हैं। यही है आपका सोलराइजेशन, फोटो ऑक्सीडेशन। हाई लाइट इंटेंसिटी के कारण क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का डिस्ट्रक्शन सोलराइजेशन कहलाता है, इसी को फोटो ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, 3rd आंसर। ठीक है, ये बुक में लिखा, मैंने इसको अप्लाई करके उसका टर्म बताया आपको कि क्या है। हाई लाइट इंटेंसिटी के कारण क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का डिस्ट्रक्शन होना सोलराइजेशन या फोटो ऑक्सीडेशन कहलाता है। दैट इज 3rd आंसर। ये पेज 138 पे लिखा हुआ है भाई, लास्ट लाइन में। तो बात को समझिए। तो बच्चों यही सेशन खत्म हुआ। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। आई होप मेरे सीनियर साथी डॉक्टर अली सर, डॉक्टर सैलिन सर ने बहुत ही अच्छा कराया, हालांकि वो लोग अच्छा कराएंगे ही। ठीक है, बहुत सी बातें पेपर जिस उद्देश्य से मैंने बनाया है उसके जो बारीकियाँ थी, जो कंसेप्ट छिपे हुए थे, उसको बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों ने एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सैलिन सर, अली सर, बेस्ट के लिए। ओके, थैंक यू फॉर द वीडियो, बाय बाय।